26 नवंबर संविधान दिन की सभी को मंगल कामनाएं। मंच पर आसीन हमारे दो हाईकोर्ट के एडवोकेट जो हमारे आज के अतिथि हैं, अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया के महाराष्ट्र राज्य और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से आए हुए ऑर्गेनाइजर्स, कैडर्स और ऑफिस बेयरर्स, उसी तरह नागपुर में बड़ी पैमाने पर जो आज संविधान दिवस के ऊपर में अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया द्वारा संविधान दिवस और मानवाधिकार दिवस को ज्वाइन कर सेलिब्रेशन करने का और पॉजिटिव एक्शन करने का जो कार्यक्रम जो है हमने शुरू किया है, उसमें उपस्थित भारतवासियों, आज हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। भारत के 10,000 साल के इतिहास में 26 नवंबर 1949 को भारत के 10,000 साल की सभ्यता में वो पहला दिन था जब भारत संवैधानिक भारत बना। 26 नवंबर 1949 को भारत संवैधानिक और लोकतांत्रिक भारत बना। भारत के 10,000 साल की सभ्यता में हिस्ट्री में कई उतार और चढ़ाव आए, लेकिन भारत में कभी भी डेमोक्रेसी नहीं थी, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। रिपब्लिकन सिस्टम में, ट्राइबल रिपब्लिक्स में डेमोक्रेसी थी, लेकिन पूरे भारत में एज अ स्टेट, एज अ कंट्री, कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी सेटल अगर कभी हुई हो 10,000 साल के इतिहास में, तो वो 26 नवंबर 1949 है। और इसलिए हमारे लिहाज से जितना महत्व 26 जनवरी को है, जितना महत्व 15 अगस्त को है, मेरे लिहाज से उससे ज्यादा महत्व ये 26 नवंबर को देश में है। ये बात भारत के नागरिकों को समझने की जरूरत है, क्योंकि संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है तो इंडिपेंडेंस है, संविधान है तो रिपब्लिक है। अगर संविधान नहीं है तो इंडिपेंडेंस भी नहीं है, और संविधान नहीं है तो रिपब्लिक भी नहीं है। तो भारत में इंडिपेंडेंस यानी स्वतंत्रता और रिपब्लिक, ये दोनों ही जो है यानी गणतंत्र, दोनों ही अगर टिके हुए हैं तो वो संविधान की वजह से। और इसलिए गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस से ज्यादा महत्वपूर्ण संविधान दिवस है, इसको हमें समझने की जरूरत है। भारत का संविधान जो फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाबा साहब अंबेडकर ने ड्राफ्ट किया, हम सब जानते हैं कि वो दुनिया का लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। जब ये ड्राफ्ट हुआ तब इसमें 395 आर्टिकल्स एंड 8 शेड्यूल्स थे, जिसे हिंदी में आप अनुच्छेद कहते हैं और अनुसूची कहते हैं। 395 आर्टिकल्स और 8 अनुसूची जब ये ड्राफ्ट हुआ, अडॉप्ट हुआ 1949 में, और जब लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तब इसमें 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची थी। अभी इसमें 12 अनुसूची हो गई है आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। लेकिन भारत का संविधान ना केवल सबसे लेंथीएस्ट है, ना केवल सबसे ये बड़ा संविधान है, पर मैं ये मानता हूं कि ये दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन भी है। क्यों बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, इसे समझने की जरूरत है। पूरे दुनिया में फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद, अमेरिकन रेवोल्यूशन के बाद, जब संविधान को ड्राफ्ट करने की शुरुआत हुई तो 1950 तक कई देशों में संविधान बने। 1950 के बाद भी, जिसको मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशंस कहते हैं, 1970-80 के दशक के बाद मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशंस भी बने हैं। लेकिन भारत का संविधान ये एकमात्र ऐसा संविधान है जिसमें आपको कुछ चीजें एक साथ मिलेंगी। वो कौन सी चीजें हैं जो भारत के संविधान में आपको एक साथ मिलेंगी, बाकी कॉन्स्टिट्यूशंस में नहीं मिलेंगी? इस बात को समझने की जरूरत है। इसके पहले कि मैं संविधान और आगे मानव अधिकार और अब भारत में किस तरह के चेंजेस की जरूरत है, भारत में क्या हो रहा है प्रेजेंट के कंटेक्स्ट में, इस पर मैं डिटेल में बोलूं। मैं समझता हूं कि हमें
भारतवासियों को इस बात को समझने की जरूरत है, भारतीयों को इस बात को समझने की जरूरत है कि भारत का संविधान 8-10 ऐसी चीजें हैं जो एक साथ एक ही कॉन्स्टिट्यूशन में है। व्हाट आर दोज थिंग्स? पहला, समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, मानव की गरिमा, द 5 गोल्डन प्रिंसिपल्स। हमारा अगर प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का अगर हम उठाए, अगर प्रस्तावना संविधान की अगर हम उठाए, तो हमें 4 नहीं 5 इसमें स्वर्णिम सिद्धांत मिलते हैं। कौन से वो 5 स्वर्णिम सिद्धांत है? समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, मानव की गरिमा, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। 5 स्वर्णिम सिद्धांत हमें कॉन्स्टिट्यूशन में एक साथ मिलते हैं। दूसरा, भारत के संविधान ने तमाम भारतीयों को, चाहे वो दक्षिण भारत में रहता हो या उत्तर भारत में रहता हो, चाहे पूर्व भारत में रहता हो या पश्चिम भारत में रहता हो, चाहे वो जंगलों में रहता हो या गांव के बाहर रहता हो या शहरों में रहता हो, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, भारत के संविधान ने हमें कॉमन सिटीजनशिप दी, समान नागरिकत्व दिया। और भारत के संविधान बनने के पहले भारत में नागरिकत्व नहीं था। जो ब्राह्मणिकल लॉज थे भारत के अंदर में, वेदों के बाद जितना स्मृति लॉज था, वो स्मृति लॉज में कॉमन सिटीजनशिप नहीं थी। किसी को वर्ण बाह्य कह दिया, किसी को अस्पृश्य कह दिया, किसी को आदिवासी कह दिया, किसी को शूद्र कह दिया, तो किसी को वैश्य कह दिया, तो किसी को ब्राह्मण कह दिया। दैट मीन्स देयर वाज नो कॉमन सिटीजनशिप बिफोर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के संविधान ने हम सबको कॉमन नागरिकत्व दिया। भारत में जो भी पैदा हुआ है या जो नेचुरलाइज सिटीजन है, उसको भारत के संविधान ने कॉमन सिटीजनशिप दी है। यह भारत के संविधान का दूसरा यूनिकनेस है। तीसरा, भारत के संविधान ने सभी नागरिकों को मूलभूत अधिकार दिए, जिसे हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, जो संविधान के पार्ट 3 में गारंटीड है। भारत के संविधान के पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स जो है वो गारंटीड है, जिसे हम जनरली 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं: राइट टू इक्वालिटी, राइट टू लिबर्टी एंड राइट टू लाइफ। जनरली 3 राइट्स में ये हमारे जो है फंडामेंटल राइट्स जो है वो गारंटीड है पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। उसके बाद हमारा संविधान एकमात्र ऐसा संविधान है भारत में जिसने पहली बार कल्याणकारी राज्य बनाया। भारत में कई राजा हुए, बड़े ग्रेट किंग्स भी हुए, सम्राट अशोका हुए, हर्षवर्धन हुए, कनिष्क हुए, उसके पहले शिशुनाग हुए, उसके पहले ट्राइबल किंग्स हुए, शंभुदेव, माधवा, नर्मदा वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन। लेकिन उसके बाद शाहू महाराज तक प्रिंस हुए। लेकिन भारत के संविधान में कभी भी कल्याणकारी राज्य बाय लॉ गारंटीड नहीं था। भारत के संविधान ने स्टेट को, गवर्नेंस को, स्टेट को जो है वो वेलफेयर स्टेट बनाया, कल्याणकारी राज्य बनाया, जो पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे है। और उसमें हमारी आर्थिक और सामाजिक नीति, जिसको हम निर्देशांक तत्व कहते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी कहते हैं, उस डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी को डिक्लेयर किया कि भाई आपके देश में सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी होना चाहिए। इसके लिए स्टेट को यानी गवर्नमेंट्स को, पार्लियामेंट को, जुडिशरी को, तीनों को यह देखना चाहिए कि आर्थिक क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र में ऐसी नीतियां जो है वो बनाई जाए जिससे जो फंडामेंटल राइट में इक्वालिटी या लिबर्टी या लाइफ की जो राइट्स है वो साकार हो सके, उसकी प्रैक्टिकल पॉलिसीज बननी चाहिए। ये पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, वेलफेयर स्टेट में भारत के संविधान में है। इसके अलावा भारत के संविधान ने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी को दिया, जिसे हम संसदीय लोकतंत्र कहते हैं। दुनिया में कहीं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है। आजकल हमारे देश में प्रधानमंत्री पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी से इलेक्ट हुए, लेकिन प्रेसिडेंशियल जैसे बिहेव कर रहे हैं।
आजकल हमारे प्रधानमंत्री जो है पार्लियामेंट में बैठ नहीं रहे हैं, संसदीय लोकतंत्र से चुन के आए लेकिन संसद में नहीं बैठ रहे हैं। वो अपने आप को राष्ट्रीय मैं डायरेक्टली इलेक्टेड प्रेसिडेंट हूं, ऐसा उनके दिल में जो है वो गलतफहमी हो गई है। वैसे उनको कॉन्स्टिट्यूशन कम समझता है, संघ की शाखा के विषय में ज्यादा समझता है, इसलिए गलतफहमी होना उनके लिए लाजमी है। पर भारत के संविधान ने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी दी, यानी हम अपने प्रतिनिधियों को चुनेंगे और प्रतिनिधि डिसाइड करेंगे, जिसके पास मेजॉरिटी है उसका प्राइम मिनिस्टर होगा। यह हमारे संविधान में संसदीय लोकतंत्र को हमने चॉइस किया। उसके बाद हमारे संविधान ने फेडरलिज्म, जिसको हम संघीय प्रणाली कहते हैं, सेंटर स्टेट रिलेशन, यूनियन और स्टेट्स के बीच में कैसा संबंध होगा, और अब लोकल सेल्फ बॉडीज भी आ गए हैं 73rd एंड 74th अमेंडमेंट के बाद, पार्ट 9 एंड 9A के अंदर में। तो इसलिए ये कैसा संबंध होगा सेंटर और स्टेट्स के बीच में और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बीच में, इसका प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने किया। इसके साथ इंडिपेंडेंट कमीशंस, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल एंड यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये 3 ऐसे कमीशन है हमारे देश के अंदर में, ऐसी बॉडीज है जो संवैधानिक बॉडीज है, जिसको संविधान ने इंडिपेंडेंस दिया, संविधान ने क्रिएट किया। इसके साथ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हमारे देश का वर्ल्ड के साथ क्या रिलेशन होना चाहिए, इसके लिए हमारे देश की संवैधानिक नीति क्या होगी, इसका प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिस्ट 1 ऑफ द 7 शेड्यूल में एंट्री 12 से लेके एंट्री 14 तक जो एंट्री है, या और भी 1-2 एंट्रीज है, उसमें हमारा संयुक्त राष्ट्र के साथ क्या रिलेशन होगा, इसके विषय में जो है वो डिटेल जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि हमारा इंटरनेशनल लॉ, फॉरेन पॉलिसी के साथ कैसा रिलेशन होगा, हमारा क्या फॉरेन पॉलिसी और इंटरनेशनल रिलेशन इंटरनेशनल लॉ से कैसे संबंध होने चाहिए। इसके लिए हमारी पार्लियामेंट और हमारी गवर्नमेंट को विशेष पावर्स दिए गए हैं, उसके ऊपर कानून बनाने के और उसको रेटिफाई करने के लिए। इसके साथ हमारे संविधान ने हमारे देश के SC, ST और OBC को, हम सब जानते हैं कि रिजर्वेशन दिया। एजुकेशन और सर्विसेज में रिजर्वेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने SC, ST और OBC को गारंटीड किया। और इसके साथ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने आदिवासियों के लिए, स्पेशली जो देश के ट्राइबल्स है, जो देश के इंडिजिनस पीपल्स है, उन लोगों के लिए 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल में, 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल में राइट टू ओनरशिप एंड राइट टू सेल्फ रूल, यानी स्वयं शासन का अधिकार और मालकियत का अधिकार, ये हमारे संविधान में 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने गारंटी किया। तो अगर दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन और इतनी चीजें जो मैंने बताई, अगर उसको देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि भारत का संविधान ये केवल दुनिया का सबसे बड़ा संविधान ही नहीं, ये सबसे बेस्ट संविधान भी है। और इसके साथ ही एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि सबसे बड़ा होने के बावजूद, सबसे बेस्ट होने के बावजूद, ये दुनिया में सबसे कम समय में ड्राफ्ट किया गया। ये लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन सबसे कम समय में ड्राफ्ट हुआ। वैसे तो संविधान सभा ने 2 साल 11 महीने और 17 दिन इसको लिए, लेकिन ड्राफ्टिंग कमेटी का पीरियड अगर हम देखेंगे, जिस ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर थे, तो ड्राफ्टिंग कमेटी ने केवल 141 दिन यानी 4 महीना 20 दिन में इस सबसे लेंथीएस्ट और बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया। इसी से ये बात प्रूव होती है कि बाबा साहब अंबेडकर फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, और बाबा साहब अंबेडकर नहीं होते तो भारत कॉन्स्टिट्यूशनल और डेमोक्रेटिक इंडिया नहीं होता था। अब दूसरी एक हिस्टोरिकल फैक्ट है जिस पर मैं समझता हूं थोड़ा प्रकाश डालकर उस बात को मुझे जो है वो आगे बढ़ना चाहिए। भारत के संविधान के ड्राफ्टिंग को लेकर कुछ लोगों को गलतफहमी है, और ये गलतफहमी नेहरू और गांधी जी को मानने वाले जो लोग हैं उनको ज्यादा ये गलतफहमी थी।
क्या गलतफहमी थी नेहरू और गांधी जी को मानने वाले लोगों को? नेहरू और गांधी जी को मानने वाले लोगों को यह गलतफहमी थी। क्या गलतफहमी थी? गलतफहमी यह थी कि भारत का जो संविधान है उसको लिखने का मौका डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को गांधी जी ने दिया, ऐसा बहुत सारे लोग कहते हैं। तो मैं अपने पहले भाषणों में भी इस बात को कहते रहा कि यार गांधी जी ने ऐसी गलती क्यों कर दी, गांधी जी को इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई गांधी जी के हाथ से। गांधी जी स्वयं जो है वो एडवोकेट थे। ये बात और है कि उनकी डिग्री को वेरीफाई करना पड़ेगा साउथ अफ्रीका से कि कंप्लीट थी या नहीं थी, बरोबर थी या नहीं थी, प्रैक्टिस कितना किया, इसको देखने की जरूरत है, सनद वगैरह को। नेहरू स्वयं एडवोकेट थे, राजगोपालाचारी एडवोकेट थे, कुंजरू एडवोकेट थे। ना जाने उस समय की संविधान सभा में ऐसे कितने एडवोकेट्स थे जो एडवोकेट्स जो है इस बात को जो है वो कर सकते थे, लेकिन उसके बावजूद डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन जो है वो बनाना पड़ा। क्या वो रीजन है जिसके वजह से डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाना पड़ा? मैं समझता हूं इसके दो प्रमुख कारण हैं जिसको हमें समझने की जरूरत है। एक जो सबसे बड़ी बात है कि अगर हम बाबा साहब अंबेडकर को देखें और भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री को देखें, भारत के संविधान बनने के पहले भारत में जिस तरह का संवैधानिक डेवलपमेंट हुआ 1909 के बाद, 1919 के बाद और पर्टिकुलरली सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का, तो अगर हम इस हिस्ट्री को, इस डेवलपमेंट को अगर देखें और बाबा साहब अंबेडकर के सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स जो ब्रिटेन के पार्लियामेंट ने बनाई थी, यानी तीन जो है वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस और पार्लियामेंट्री कमेटी जो जॉइंट कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की कमेटी ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बनाई थी, उसको अगर हम देखते हैं और उसमें बाबा साहब अंबेडकर ने जो उधर कॉन्स्टिट्यूशनल व्यूज राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में दिए हैं, तो इसको अगर हम देखेंगे तो हमें एक बात बड़े गंभीरता से ये नजर आती है। क्या नजर आती है? एक बात बड़ी गंभीरता से ये नजर आती है कि इवन बिफोर बिकमिंग द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, बाबा साहब अंबेडकर ने गोलमेज परिषद के अंदर में और जो जॉइंट कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स थी जो 1933 में जिसका काम चला, उसमें बाबा साहब अंबेडकर ने सबसे ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल व्यूज दिए। और अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को अगर उठाकर देख लिया जाए और बाबा साहब अंबेडकर ने जो उधर डिपोजिशंस दिए, जो एविडेंसेस दिए, जो उधर में चार्टर्स दिए, उसको अगर देखा जाए तो हमें यह क्लियर नजर आता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने बाबा साहब अंबेडकर ने जो बातें कही, लगभग 70% से 80% वो तमाम बातें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में आई जो बाबा साहब अंबेडकर ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में और उस कमेटी में वहां पर कही है। तो उस समय भारत में कॉन्स्टिट्यूशन का कोई एक्सपर्ट नहीं था, वर्ल्ड लेवल का कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट उस समय भारत में नहीं था। इस बात को हमें समझने की जरूरत है। दूसरी महत्वपूर्ण बात जिसके वजह से बाबा साहब अंबेडकर को भारत का संविधान लिखने का चांस जो है वो मिला, अंडर कंपल्शन जो इन्हें देना पड़ा, दैट इज ड्यू टू द पार्टीशन ऑफ इंडिया। हम सब जानते हैं कि भारत का विभाजन हुआ। भारत का विभाजन के सीड्स पूना पैक्ट के अंदर है। पूना पैक्ट के बाद भारत के लोगों को, भारत के मुस्लिम्स को यह लगा कि शेड्यूल्ड कास्ट जो सबसे बड़ी माइनॉरिटी है मुस्लिम्स के बाद, अगर उसको गांधी जी और कास्ट हिंदूज अगर कंपेल कर सकते हैं
और बाबा साहब अंबेडकर जैसे स्टॉलवर्ट को, अगर बाबा साहब अंबेडकर जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल स्कॉलर को, फिलोसोफर को अगर गांधी और कांग्रेस कंपेल कर सकते हैं, तो मुस्लिम्स इस देश में सेफ नहीं है, ऐसा फीलिंग भारत के मुस्लिम्स के अंदर जनरेट हुआ। और इसलिए भारत के एक मुस्लिम डेलीगेशन जिन्ना से मिलने के लिए लंदन गया। उस समय जिन्ना लंदन में थे। जिन्ना बड़े फ्री किस्म के व्यक्ति थे, लंदन में थे। वहां पर जाकर भारत के मुस्लिम डेलीगेशन ने जिन्ना को रिक्वेस्ट किया, क्योंकि जिन्ना एक बड़े इंटेलिजेंट बैरिस्टर थे। और ये आरएसएस के लोगों को हिस्ट्री बता रहा हूं, आप सुनो, आपके लिए बोल रहा हूं, बाकी लोगों के लिए भी बोल रहा हूं, स्पेशली ये काली टोपी वालों के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि उनका हाफ पैंट उन्होंने चेंज किया मेरे वजह से, फुल पैंट पर आ गए वो। जिन लोगों को ये बात मालूम है, उनको ये बात अच्छे से मालूम है कि 4 साल से मैं बोल रहा हूं, यार शर्म करो, बच्चा 18-19 साल का होता है, हाफ पैंट का पहन लेता है, आप 90 साल के हो गए फिर भी हाफ पैंट पर घूम रहे हो। तो उन्होंने मेरी बात को माना और हाफ पैंट छोड़कर फुल पैंट पर आए। तो इसलिए जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं उनको हिस्ट्री बता रहा हूं, पूना पैक्ट का हिस्ट्री बता रहा हूं, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का हिस्ट्री बता रहा हूं। भागवत जी सुनो और मोदी जी सुनो और गडकरी भी सुन लो, ये हिस्ट्री मैं बता रहा हूं। और नागपुर के अंदर बता रहा हूं, रेशिम बाग से 2 किलोमीटर दूर पे बता रहा हूं, क्योंकि विजय मानकर को किसी का डर नहीं है। विजय मानकर ऑल इंडिया में घूमता है, उसने मूवमेंट अपने बेस पे बनाया, इसलिए मुझे सत्य बोलने से डर नहीं लगता। जो लोग डरते होंगे उन लोगों को आप डराओ, विजय मानकर आप लोगों से डरने वाला व्यक्ति नहीं है। तो जिन्ना को जाकर इन लोगों ने रिक्वेस्ट किया, जिन्ना को जाकर रिक्वेस्ट किया कि भाई मुस्लिम्स का फ्यूचर देश में सेफ नहीं है। तब जिन्ना भारत में आना नहीं चाह रहे थे, वो लंदन में अपना प्रैक्टिस करके सेटल होना चाह रहे थे, क्योंकि जिन्ना वाज अ लिबरल माइंडेड पर्सन। बाद में भारत में जिन्ना आए और उसके बाद में पार्टीशन ऑफ इंडिया का डेवलपमेंट हुआ। लेकिन भारत का विभाजन नहीं होता अगर सावरकर ने 1924 में हिंदुत्व, हु इज अ हिंदू में 2 नेशन थ्योरी नहीं रखी होती। और हेगडेवार सावरकर से मिलके कोंकण से वापस नागपुर में आकर अगर आरएसएस का फॉर्मेशन नहीं करते और सावरकर ने 2 नेशन थ्योरी नहीं रखी होती, और उसके पहले गुजरात के दयानंद सरस्वती, उन्होंने मलिच्छ का देश अलग, आर्यों का देश अलग, जब महात्मा फुले का आंदोलन चल रहा था उस समय में अगर 2 नेशन थ्योरी एडवोकेट नहीं की होती और उस थ्योरी को गोलवलकर ने 1937 में वी एंड अवर नेशन में और ज्यादा रिजिड नहीं बनाया होता, और अगर उसी समय में दलित्स और मुस्लिम्स के फंडामेंटल राइट्स और उनके बाकी ह्यूमन राइट्स का सेटलमेंट अगर देश में हुआ होता, तो मैं दावे से कहता हूं कि भारत का विभाजन नहीं हुआ होता। ये हिस्ट्री का नया पहलू मैं आप लोगों के आगे रख रहा हूं। लेकिन भारत का विभाजन हुआ, और भारत के विभाजन के बाद 600 राज्य थे, प्रिंसली स्टेट्स थे। वो प्रिंसली स्टेट्स जिसमें अक्सर हैदराबाद का नाम लिया जाता है, कश्मीर का नाम लिया जाता है, लेकिन ट्रावनकोर और अलवर का नाम क्यों नहीं लिया जाता है? ट्रावनकोर और अलवर जो मुस्लिम राज्य थे उनका नाम लिया जाता है कि वो भारत में इंटीग्रेट होने के लिए रेडी नहीं थे। अरे झूठो, बदमाशो, निकम्मो, आप लोगों को क्या हिस्ट्री फिर से बताना पड़ेगा कि ट्रावनकोर, जो ट्रावनकोर के अंदर अभी आपका सोना निकला है मंदिर में, और आप नोटबंदी करके लोगों को रोड पे खड़ा कर रहे हो। मोदी जी अगर दम है तो पद्मनाभन मंदिर का सोना निकाल के दिखाओ मुझे, मैं मान जाऊंगा आपको कि आप सही में जो है वो ब्लैक इकोनॉमी वाइट करना चाहते हो। पद्मनाभन मंदिर का सोना निकाल के दिखाओ, बालाजी का सोना निकाल के दिखाओ, शिरडी का निकाल के दिखाओ। लोगों पर रोड पर मत लगाओ। आपका ये मोदी इकोनॉमिक्स लोगों को नहीं समझता होगा, लेकिन एक बात याद रखो, बाबा साहब कॉन्स्टिट्यूशनल स्कॉलर बाद में थे, पहले वो इकोनॉमिस्ट थे, और अम्बेडकराइट लोगों को आपसे ज्यादा अच्छा अर्थशास्त्र समझता है। इसलिए आप ये फ्रॉड मत बताओ हमको कि हम ये पैसा निकाल रहे, वो पैसा निकाल रहे। आपका पैसा किधर है हमको मालूम है, और आप नहीं निकालोगे, लेकिन हम देश में जरूर ये पैसा निकालेंगे बाहर में। तो
ट्रैवनकोर के राजा ने डिक्लेयर किया था। वो हिंदू किंग था, वो मुस्लिम किंग नहीं था, मुस्लिम प्रिंस नहीं था। ट्रैवनकोर ने कहा कि हमको इंडिया में नहीं आना है। अलवर वो मुस्लिम प्रिंस नहीं था, वो हिंदू प्रिंस था, उसने डिक्लेयर किया कि हम इंडिया में नहीं आएंगे। ऐसे 600 स्टेट्स भारत में आने के लिए तैयार नहीं थे। भारत में किसी को नहीं समझ रहा था कि इनका कॉन्स्टिट्यूशनल सेटलमेंट कैसा किया जाए। और अक्सर यह कहा जाता है कि यूनियन ऑफ इंडिया में इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स पटेल के वजह से हुआ। ये गुजरात के लोग नंबर 1 के झूठे हैं देश में। ये गुजराती लोग नंबर 1 झूठे हैं। ये जितना प्रॉब्लम इंडिया में हुआ है गुजरात के झूठे लोगों के वजह से हुआ है। दयानंद सरस्वती गुजरात से था, गांधी गुजरात से था, वल्लभ भाई पटेल गुजरात से था, और अब प्राइम मिनिस्टर भी हमारा जो है वो गुजरात से है। इस बात को समझने की जरूरत है। मैं जानता हूं आपको अनप्लीजेंट लगेगा, आपको डर भी लगेगा, लेकिन मैं आपको सही हिस्ट्री बता रहा हूं। ऐसा कहा जाता है कि पटेल ने यूनाइट किया इंडिया को, और अब गुजरात के अंदर पटेल का दुनिया का सबसे बड़ा स्टैच्यू बना रहे हैं, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से बड़ा, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। तो मैंने मोदी जी से कहा आपको स्टैच्यू बनाना है पटेल जी का बनाओ, लेकिन इतना बड़ा मत बनाओ कि उसकी हाइट ना संभले, बाद में वो गिर जाए। क्योंकि जिस व्यक्ति की जितनी हाइट नहीं होती उससे ज्यादा अगर उसकी हाइट बना दी जाए तो बाद में वो गिरता है। और दुनिया का ये इतिहास है कि लेनिन का भी पुतला गिरा और सद्दाम हुसैन का भी पुतला गिरा है। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री है, शायद आपको हिस्ट्री नहीं मालूम है। इसलिए आप इतना बड़ा स्टैच्यू मत बना दो कि बाद में वो गिरना पड़े। और आप कितना भी बड़ा बना लो, स्टैच्यू बनाने से किसी की हाइट बड़ी नहीं हो जाती। पटेल की हाइट बाबा साहब अंबेडकर से बड़ी कभी नहीं हो सकती। ये बात मैं आप लोगों को जो दावे से कह रहा हूं। नेहरू की हाइट, गांधी जी की हाइट बाबा साहब अंबेडकर से बड़ी नहीं हो सकती। नेहरू को, पटेल को यह नहीं समझ रहा था कि 600 राज्यों का संवैधानिक सेटलमेंट कैसा किया जाए। तब ब्रिटिश पार्लियामेंट ट्रांसफर ऑफ पावर के ऊपर में, जब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जून में 1947 में कॉन्फिडेंशियल मीटिंग बैठाई 3 जून को, और उसके बाद ये चर्चा हुई पूरे देश में और ब्रिटेन में कि अब भारत को आजादी मिलने वाली है, तब बाबा साहब अंबेडकर ने ब्रिटिश पार्लियामेंट को लेटर लिखा। 17 जून 1947 को लेटर लिखा। ये मैं आपको डेट्स एंड फैक्ट्स के साथ इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर के ऊपर 2500 डेट्स का दुनिया का सबसे बड़ा क्रोनोलॉजी मैंने लिखा है, इसलिए बात मैं डेट वाइज आपको बता रहा हूं। और वो क्रोनोलॉजी अभी पार्लियामेंट में भी है और यूनाइटेड नेशंस की लाइब्रेरी में भी है और हार्वर्ड की लाइब्रेरी में भी है। आप लोगों को शायद जानकारी नहीं होगी, लेकिन वो इंटेलेक्चुअल बायोग्राफी और क्रोनोलॉजी दुनिया के अंदर मैं इसलिए बता रहा हूं। 17 जून को बाबा साहब अंबेडकर ने लेटर लिखा। क्या लेटर लिखा? ब्रिटिश पार्लियामेंट को कहा कि भारत के अंदर कौन से राज्य आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, वो किस टर्म्स एंड कंडीशन पर आना चाहिए, ये देखने का अधिकार आपको नहीं है। यू डू नॉट हैव द सोवरेनिटी, यू डू नॉट हैव द राइट्स अंडर द इंटरनेशनल लॉ to decide that on what terms and conditions which states must integrate in India। भारत के कौन से राज्य भारत में किस आधार पर इंटीग्रेट होंगे ये देखने का आपको राइट नहीं है। ऐसा कोई अंतरराष्ट्रीय कानून नहीं है जो ब्रिटेन के पार्लियामेंट को यह अधिकार देता है। एक बात ब्रिटिश लोगों को कही। दूसरी बात, बाबा साहब ने ये 600 राज्यों को कहा। जो लोग सोच रहे थे ट्रेवनकर और अलवर के राजा, हैदराबाद और भोपाल और कश्मीर के राजा, जो लोग ये सोच रहे थे कि भाई हम तो इंडिपेंडेंट रहेंगे, हम तो अपना खुद का कंट्री बना लेंगे, छोटा नेशन स्टेट बनाएंगे, बाबा साहब अंबेडकर ने उनको वार्न किया कि ऐसी गलती मत करो। ये मत सोचो कि हम संयुक्त राष्ट्र में चले जाएंगे और संयुक्त राष्ट्र हमको एक नई कंट्री करके रिकॉग्नाइज करेगा। आप अगर ऐसा समझ रहे तो आप भूल कर रहे। आप संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के तहत कभी इंडिपेंडेंट कंट्री रिकॉग्नाइज नहीं हो सकते। आप भारत में आइए और मुझ पर विश्वास रखिए, मैं जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल सेटलमेंट करूंगा इंडिया में। यह बात बाबा साहब अंबेडकर ने राज्यों को कही। सेकंड महत्वपूर्ण बात,
और जब नेहरू और पटेल ने यह बात को देखा कि बाबा साहब अंबेडकर के अलावा यह कॉन्स्टिट्यूशनल सेटलमेंट कोई नहीं कर सकता, हमारे कांग्रेस में एक भी वकील मौजूद नहीं है, एक भी एडवोकेट मौजूद नहीं है जो इस समय में भारत का संविधान लिख सके, और मुस्लिम लोग पार्टीशन ऑफ इंडिया हो गया, देश के दलित, देश के शेड्यूल्ड कास्ट ये दूसरी सबसे बड़ी माइनॉरिटी है। अगर इस देश में हमने कॉन्स्टिट्यूशनल सेटलमेंट SC/ST का नहीं किया, OBC का नहीं किया, तो इनकी आबादी 100 करोड़ से ज्यादा आज है, यानी 80% से ज्यादा इनकी आबादी है। अगर हमने इनका संवैधानिक सेटलमेंट नहीं किया तो शायद भारत एक संघ में नहीं रह पाएगा, भारत डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं बन पाएगी। और यूनाइटेड नेशंस के चार्टर को हमने साइन किया, भारत में अब डेमोक्रेसी को लाना हमारे लिए जरूरी है। और इस कंपल्शन की वजह से नेहरू ने बाबा साहब अंबेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन जो है वो बनाया। किसी जो है वो चैरिटी के वजह से बाबा साहब अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन नहीं बने, इस बात को हमें समझने की जरूरत है। अब ये दो पहलुओं को समझने के बाद भारत का कॉन्स्टिट्यूशन इतना ग्रेट होने के बावजूद, भारत का संविधान जिसको देख के साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन बना, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन जिसको देख के दुनिया के 20 देशों के कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्वेशन आया, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन जिसको देख के 13 कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिजिनियस राइट्स आए, आदिवासियों के अधिकार आए, भारत का इतना ग्रेट कॉन्स्टिट्यूशन होने के बावजूद आज हम क्या देख रहे हैं? आज हम देख रहे हैं, आज मुझे दुख हो रहा है, हम 26 नवंबर को संविधान सभा सेलिब्रेट कर रहे हैं पूरे देश में, और हमारी संसद में देश के महत्वपूर्ण इश्यूज पर चर्चा करने के लिए हमारी संसद जो है वो डिस्कशन करने के लिए बैठ नहीं रही है। पिछले 4-5 सालों में हर टर्म में किसी ना किसी इशू को लेके पार्लियामेंट जो सॉवरेन होती है, जिसको लॉ बनाने का, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का, लॉ बनाने का राइट अगर किसी को दिया गया है तो पार्लियामेंट को दिया गया है। वो संसद आज 26 नवंबर है, लेकिन इस सेशन में भी संसद जो है भारत में मेजर लेजिस्लेशंस को बनाने के लिए बैठ नहीं रही है। हमारे प्रधानमंत्री ट्विटर पर बात करते हैं, ट्विटर पे ट्यूट्यू करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री व्हाट्सएप पे सर्वे कराते हैं, ऐप लगा के सर्वे कराते हैं, इधर जाते हैं, उधर जाते हैं, उधर देते हैं, उधर भाषण देते हैं, वन साइड मोनोलॉग कर रहे हैं, वन साइड मोनोलॉग कर रहे हैं, डायलॉग और डिस्कशन के लिए पार्लियामेंट में बैठने के लिए तैयार नहीं है। जो प्रधानमंत्री संसदीय लोकतंत्र से चुनकर आता हो, चाहे माइनॉरिटी वोट से क्यों ना आता हो, यह मेजॉरिटी का प्रधानमंत्री नहीं है, यह माइनॉरिटी का प्रधानमंत्री है। जिस पार्टी को केवल 31% वोट मिला हो, वो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में जिस पार्टी को 70% वोट नहीं मिला, वो मुझे सारे भारतीयों को मैं रिप्रेजेंट करता हूं ऐसा कहने का अधिकार नहीं है। मोदी जी और अमित शाह जी, ये वन साइड टेलीविजन पे भाषण देना जो है, ये जो है आपके टेलीविजन मैनेज, हम जानते हैं कैमरा लगा के, हमारा भी कैमरा आगे लगा है आवाज वालों का और ये मानवतावादी मीडिया सेंटर का, ये वन साइड भाषण देना बहुत आसान है। विजय मानकर आपको चैलेंज कर रहा है नरेंद्र मोदी और अमित शाह को, अगर आपको डेमोक्रेसी और नीतियों पे चर्चा करनी है तो ऐसे ओपन स्टेज पे विजय मानकर के साथ चर्चा करो, मैं आपको चर्चा करने के लिए तैयार हूं। जो प्रधानमंत्री चर्चा करने से घबराता हो वो भगोड़ा प्राइम मिनिस्टर है, वो भगोड़ा प्राइम मिनिस्टर है। काय चाललेला है यार, एक दिवस तुम्ही हंसता, दूसरे दिवस रड़ता, कभी हंसते हो, कभी रोते हो, कभी खुशी, कभी गम। आपका हार्ट ब्रेक हो गया है क्या? मैडम की याद आ रही है क्या आपको? कभी हंसते हो, कभी रोते हो, क्यों, क्या हो गया? हार्ट ब्रेक हो गया, इमोशन आपके डिस्टर्ब हो गए हैं? कौन सी ऐसी समस्या आ गई कि आप बाहर जाके लोगों में रोते हो? नहीं नहीं, मुझे बहुत तकलीफ दे रहे हैं, फिर भी मैं आपके लिए काम करूंगा, ये लोग मेरी जान भी ले लेंगे तो भी आपके लिए काम करूंगा। अरे कौन आपकी जान लेगा यार? आपके अंदर जान बची कहां है बाहर लेने के लिए? आपके अंदर जान बची कहां है लेने के लिए? ये ड्रामा जो है डेमोक्रेसी के अंदर ज्यादा नहीं चलता है।
26 नवंबर को हम आज ये डिस्कस कर रहे हैं कि संविधान हमारा ग्रेट कैसे है, लेकिन पार्लियामेंट हमारी सेशन में नहीं है। हमारी जुडिशरी जिसको संविधान ने क्रिएट किया, इट इज एन ऑर्गन ऑफ द स्टेट, वो कहती है कि मैं स्टेट नहीं हूं। मैं भारत के सुप्रीम कोर्ट से पूछना चाहता हूं विद ऑल रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी, मैं भारत के तमाम हाई कोर्ट से पूछना चाहता हूं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से पूछना चाहता हूं, आपका रिस्पेक्ट रखते हुए इंस्टीट्यूशन का, आप मुझे जवाब दीजिए कि अगर जुडिशरी स्टेट नहीं है तो व्हाट इज जुडिशरी इन इंडिया? अगर भारत के अंदर में जुडिशरी राज्य नहीं है, ऑर्गन ऑफ स्टेट नहीं है, तो मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस से कहता हूं कि आप हमें बताएं कि जुडिशरी आखिर क्या है, वेदर इट इज अ प्राइवेट एंटिटी, वेदर इट इज अ प्राइवेट सेक्टर, वेदर इट इज अ नॉन स्टेट एक्टर, व्हाट इज जुडिशरी इफ इट इज नॉट अ स्टेट? जब इस देश की न्यायपालिका में रिजर्वेशन की बात आती है, करिया मुंडा कमेटी ने 2000 में रिपोर्ट दी, उसके बाद नचिपन कमेटी ने रिपोर्ट दी, 2011 में शेड्यूल्ड कास्ट कमीशन ने रिपोर्ट दिया कि भाई इस देश की न्यायपालिका में जो जजेस है वो जजेस में एससी एसटी ओबीसी के जजेस नहीं है, मुस्लिम्स के माइनॉरिटीज के जजेस नहीं है, महिला जजेस नहीं है, ये जुडिशरी हमारी प्रातिनिधिक नहीं है, इसमें सारे कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, एससी एसटी का रिजर्वेशन होना चाहिए। 4 कमेटी और कमीशंस ने रिकमेंडेशन दिया, संवैधानिक कमीशन, शेड्यूल्ड कास्ट कमीशन ने रिकमेंडेशन दिया 2011 में। भारत की जुडिशरी कहती है कि वी आर नॉट अ स्टेट, आप रिजर्वेशन नहीं कह सकते, हमें इंडिपेंडेंस है। मैं न्यायपालिका से पूछना चाहता हूं कि आपने बैंगलोर प्रिंसिपल्स को साइन किया, आपने बीजिंग प्रिंसिपल्स को साइन किया, मेरे पीछे एडवोकेट बैठे हैं, मैं उनका ध्यान इस बात पर आकर्षित करना चाहूंगा कि संयुक्त राष्ट्र ने बैंगलोर प्रिंसिपल्स को डिक्लेयर किया है। लॉ एशिया रीजन का बीजिंग प्रिंसिपल्स पर भारत की जुडिशरी ने साइन किया, दुनिया भर के जुडिशरी ने साइन किया, राज्यों ने साइन किया। व्हाट आर द स्टैंडर्ड्स? The standards are independence, impartiality, accountability and competence and equality and integrity. 6 जुडिशियल कंडक्ट्स के प्रिंसिपल्स है, इंडिपेंडेंस, impartiality, accountability, competence, equality, integrity and conflict of interest. क्या भारत की न्यायपालिका जिस सिद्धांत पे बैंगलोर प्रिंसिपल्स पर साइन किया, जो लॉ एशिया रीजन के बीजिंग प्रिंसिपल्स पर साइन किया, क्या भारत की न्यायपालिका ने उसको अडॉप्ट किया? ये सवाल मैं आज जुडिशरी के आगे खड़ा करना चाहता हूं, रिस्पेक्ट के साथ ये सवाल मैं खड़ा करना चाहता हूं। और ये सवाल तब तक इस देश में खड़ा करूंगा जब तक जुडिशरी मुझे ये आंसर नहीं देती कि अगर वो स्टेट नहीं है तो क्या वो प्राइवेट सेक्टर है, क्या वो नॉन स्टेट एक्टर है। ये आंसर जब तक वो नहीं देती तब तक ये सवाल मैं देश में खड़ा करते रहूंगा। मुझे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से डर नहीं लगता, मैं जानता हूं कि वो मुझे कंटेम्प्ट नहीं कर सकते, क्योंकि मैं संवैधानिक बात बोल रहा हूं, मानव अधिकारों की बात कर रहा हूं। और अगर जजेस ने पढ़ा नहीं होगा तो यूएन के चार्टर को जाके पढ़ो और इंटरनेशनल लॉ कमीशन के आर्टिकल्स पढ़ो 2001 के, उसमें क्लियरली कहा है कि देयर आर द 3 ऑर्गन्स ऑफ स्टेट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अगर जुडिशरी न्यायपालिका अगर राज्य का ऑर्गन है तो फिर न्यायपालिका में आरक्षण क्यों नहीं? ये सवाल जो है वो खड़ा करने का समय जब है अब आप आ गया है। पर आप जज नहीं बनना चाहते, आप केवल वकील बने रहना चाहते हैं। क्यों? प्रैक्टिस चलना चाहिए, घर रोजगार चलना चाहिए। आप जज नहीं बनना चाहते, आप डिसीजन नहीं देना चाहते, ये आपकी समस्या है, ये सिस्टम की समस्या नहीं, आपकी समस्या है। हमको लगता है कि मैं एडवोकेट बन जाऊंगा, मेरी रोजी रोटी चलेगी। बाबा साहब ने काका कलेलकर कमीशन को जब अपना स्टेटमेंट दिया तो काका कलेलकर ने पूछा कि डॉक्टर अंबेडकर आपको क्या लगता है कि ये ओबीसी जो है बैकवर्ड क्लासेस है, इनका इमेंसिपेशन कैसे होगा, इनका उद्धार कैसा होगा? तो बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि बैकवर्डनेस इज अ प्रॉब्लम ऑफ इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स,
Backwardness is a problem of inferiority complex. I am equal to 50 graduates in India. And whatever I could do only because I am equal to 50 graduates in India. मैं भारत में जो कुछ भी कर पाया वो इसलिए कर पाया कि मैं अकेले 50 ग्रेजुएट के बराबर हूं. इसलिए अगर बैकवर्ड क्लासेस की इंफीरियरिटी को दूर करना है तो आपको इनको हायर एजुकेशन और की पोस्ट में जो है अफर्मेटिव एक्शन या रिजर्वेशन देना चाहिए. और जिस दिन इस समाज में 10 वकील, 20 डॉक्टर, 30 इंजीनियर, ये अभी वाले वकील डॉक्टर इंजीनियर नहीं, बाबा साहब के स्टैंडर्ड के 10 वकील, 20 डॉक्टर, 30 इंजीनियर अगर पैदा हो जाएंगे तो फिर उनके तरफ कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता. ये बाबा साहब अंबेडकर ने काका कलेलकर को कहा. देश में संयुक्त राष्ट्र की कमिटीज ने भी ये बात कहा है कि भारत के अंदर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है. भारत के अंदर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है. भारत के जुडिशरी में महिलाओं का, SC ST का, OBC का रिप्रेजेंटेशन नहीं है. ये आपको रिप्रेजेंटेशन लाना चाहिए जुडिशरी में. ये संयुक्त राष्ट्र की कमेटी ने भी कहा. भारत ने संयुक्त राष्ट्र के मानव अधिकारों को साइन किया है. वी आर बाउंडेड बाय द इंटरनेशनल लॉ. वी आर लिविंग इन द एरा ऑफ 2 लॉज नाउ. वन इज द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, अनदर इज द इंटरनेशनल लॉ. एक संवैधानिक कानून है, दूसरा अंतरराष्ट्रीय कानून है. अब केवल देश संवैधानिक कानून से गवर्न नहीं होता. जो एडवोकेट्स है, जो जजेस है, जो MPs है, जो MLAs है, जो भारत के लोग हैं, उनको ये बात समझने की जरूरत है कि अब देश केवल संवैधानिक कानून से गवर्न नहीं होता. अब देश संवैधानिक कानून और अंतरराष्ट्रीय कानून दोनों से गवर्न होता है. और जहां संविधान और अंतरराष्ट्रीय कानून के बीच में विसंगति है, वहां अंतरराष्ट्रीय कानून प्रिवेल होता है. दैट इज द लेटेस्ट लीगल पोजीशन ऑफ द वर्ल्ड. जिन लोगों ने इंटरनेशनल लॉ नहीं पढ़ा वो लोग उसको पढ़ना चालू करेंगे. 3 तरह के इंटरनेशनल लॉ है: पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रांसनेशनल इंटरनेशनल लॉ. यानी अब भारत और दुनिया 2 कानून से चलती है. एक संवैधानिक कानून, दूसरा अंतरराष्ट्रीय कानून. भारत ने यूएनओ में जाके मानव अधिकारों को साइन किया. मैं पूछना चाहता हूं, बाबा साहब अंबेडकर ने स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज में कहा था 1947 को, 24 मार्च को जो सबमिट किया कि आप लोगों ने संविधान के अंदर हमें केवल राजनैतिक और नागरिक अधिकारों को, सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स को ही केवल फंडामेंटल राइट नहीं बनाना चाहिए. हमें इकोनॉमिक राइट्स और सोशल राइट्स और कम्युनिटी राइट्स को फंडामेंटल राइट बनाना चाहिए. What was the argument of Dr. Baba Saheb Ambedkar in States and Minorities? The basic constitutional argument of Dr. Baba Saheb Ambedkar in the States and Minorities, as submitted to the Fundamental Rights Subcommittee of the Constituent Assembly on 24th March 1947, was that कि हमें केवल राजनीतिक और नागरिक अधिकारों को, यानी बोलने की आजादी, वोट देने की आजादी, घूमने फिरने की आजादी, व्यवसाय करने की आजादी, केवल इसको ही मूलभूत अधिकार नहीं बनाना चाहिए. हमें अपने आर्थिक अधिकारों को, सामाजिक अधिकारों को, कम्युनिटी अधिकारों को, सांस्कृतिक अधिकारों को भी मूलभूत अधिकार बनाना चाहिए. कृपलानी, जेपी कृपलानी उस कमेटी के चेयरमैन थे. उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर की बात को नहीं माना. बाबा साहब अकेले MP थे उस समय. शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का एक ही MP था. मेजॉरिटी कांग्रेस की थी. उस समय उन्होंने होने नहीं दिया. नेहरू को बाबा साहब अंबेडकर ने कन्विंस किया कि आप, हम ये समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, मानव की गरिमा की जो बात कर रहे हैं वो साकार नहीं हो सकता जब तक हम आर्थिक अधिकार और सामाजिक और सांस्कृतिक और कम्युनिटी के अधिकारों को मूलभूत अधिकार ना बनाए. नेहरू ने बाबा साहब अंबेडकर की बात को सैद्धांतिक तौर पर माना, लेकिन उसको पार्ट 3 में डालने के बजाय पार्ट 4 में अभी का हम डालते हैं. बाद में उसको हम जैसे जैसे हमारी स्टेट की कैपेसिटी बढ़ेगी तब हम इकोनॉमिक राइट्स को इनकॉर्पोरेट करेंगे. ये बात नेहरू ने एक लेटर में बाबा साहब अंबेडकर को रिप्लाई किया. अब मजे की बात देखिए, अगर मैं यहां स्पीच दे रहा हूं और मुझे अगर यहां की गवर्नमेंट, यहां का पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन,
या यहाँ की कॉरपोरेशन कहती है कि मानकर साहब हम आपको यहाँ स्पीच नहीं देने देंगे, तो मैं हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 में रिट पिटीशन डाल सकता हूं कि मेरा राइट टू लिबर्टी जो है आर्टिकल 19(1) में जो है वो वायलेट हो रही है, और कोर्ट मुझे जस्टिस देगा, मेरे राइट को सेफगार्ड करेगा, और कोई चाहे या ना चाहे मेरा स्पीच यहां होगा। लेकिन अगर मेरे पास जमीन नहीं है, मेरे पास में घर नहीं है, मेरे पास नौकरी नहीं है, मेरे पास खाने के लिए पर्याप्त खाना नहीं है, मेरे पास प्रोविडेंट फंड नहीं है, पेंशन नहीं है, तो मैं 226 में हाई कोर्ट में या 32 में सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन नहीं डाल सकता कि भाई मेरे आर्थिक अधिकारों का यानी राइट टू लाइफ का वायलेशन हो रहा है, और इसलिए कोर्ट ने ऑर्डर देना चाहिए कि जितने लोग भारत में हैं जिनके पास जमीन नहीं है, नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, सोशल सिक्योरिटी नहीं है, उनको मिलना चाहिए, ऐसा ऑर्डर कोर्ट ने देना चाहिए। इसके लिए मैं रिट पिटीशन नहीं कर सकता। मैं अपनी न्यायपालिका के खिलाफ रिट पिटीशन नहीं कर सकता कि मेरी न्यायपालिका ने 3 करोड़ केसेस पेंडिंग रखे, और जब रिजर्वेशन का इश्यू आता है तो हमारे मेरिट की तो बात करती है, लेकिन 3 करोड़ से ज्यादा केसेस पेंडिंग रखने वाली न्यायपालिका के वजह से रोज मुझे कोर्ट जाना पड़ता है, मेरा पैसा जाता है, मेरे राइट्स जो है वो सेफगार्ड नहीं हो रहे हैं। मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पार्टी नहीं बना सकता कि माय ऑनर सर आपकी जुडिशरी में 10-10 साल मुझे लग रहा है और इसलिए मेरे फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है, आप मेरे रिट पिटीशन को एडमिट कीजिए। मैं मेरी जुडिशरी के खिलाफ जो है वो पिटीशन नहीं डाल सकता। मजे की बात देखिए, अभी मैं ह्यूमन राइट्स की तरफ ले जा रहा हूं आपको। आई एम टेकिंग यू टुवर्ड्स ह्यूमन राइट्स। बाबा साहब अंबेडकर का क्या आर्ग्यूमेंट था? बाबा साहब अंबेडकर का यह आर्ग्यूमेंट था, क्योंकि आज लोग बहुत उत्सव मना रहे, रैली वाली निकल रही, अच्छी बात है और रैली निकलना चाहिए, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ये स्लोगन नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन ये उत्सव भी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन ये लॉ है। और बाबा साहब अंबेडकर ने 25 नवंबर 1949 को अपने फाइनल स्पीच में स्पेसिफिकली कहा, क्या बात कही, कि हमें अपने आर्थिक और सामाजिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स को अडॉप्ट करना चाहिए। कौन से मेथड्स को अडॉप्ट करना चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स को। तो ये मेथड क्या होता है? संवैधानिक मेथड क्या होता है? क्या संवैधानिक मेथड से हम अपने सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति कर सकते हैं? बाबा साहब अंबेडकर का यह आर्ग्यूमेंट था भारत के संविधान बनने के पहले, कि भाई केवल बोलने की आजादी, घूमने की आजादी, व्यवसाय की आजादी, सिटीजनशिप का राइट, केवल ये फंडामेंटल राइट नहीं होने चाहिए, आर्थिक अधिकार और सामाजिक अधिकार जो है वो फंडामेंटल राइट होने चाहिए। पर भारत के संविधान में नेहरू ने उसको पार्ट 3 में आने नहीं दिया। अब मजे की बात देखिए, जिस बात को डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने 1947 में लिख के दिया, उसी बात को संयुक्त राष्ट्र ने 1966 में माना। किस बात को माना? अलग टर्मिनोलॉजी में माना, पर उसी सिद्धांत को माना। जिन लोगों ने ह्यूमन राइट्स को स्टडी किया है, मैं नहीं जानता भारत में कितने लोगों ने ह्यूमन राइट्स को स्टडी किया, लेकिन मैंने ह्यूमन राइट्स के ऊपर भारत के इतिहास की सबसे बड़ा चार्टर अभी इंडियन स्टेट को दिया है, सबसे बड़ा इंडियन हिस्ट्री में, और वो सुप्रीम कोर्ट को नहीं दिया। मजे की बात देखिए, मेरे पीछे एडवोकेट बैठे हुए, वो इस बात को सोच के थोड़ा आश्चर्यचकित होंगे कि मैंने पिटीशन दिया, लेकिन पिटीशन मैंने 32 में नहीं दिया, मैंने पिटीशन 226 में नहीं दिया, मैंने पिटीशन ना हाई कोर्ट को दिया ना सुप्रीम कोर्ट को दिया,
मैंने पिटीशन दिया 19(1)A एंड 1C में, 19(1)A एंड 1C में पिटीशन दिया, और इसके साथ मैंने पिटीशन दिया इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स 1966 में। भारत के इतिहास का पहला पिटीशन विजय मानकर ने ड्राफ्ट किया, दिया 15 अगस्त को दिया। ये स्लोगन लगा रहे थे इधर एपीआई के लोग, मोदी जी गुमराह करना बंद करो, एपीआई के चार्टर पर काम करना चालू करो। आपके स्टाइल में बोल रहा हूं, मोदी जी गुमराह करना बंद करो, एपीआई के 15 अगस्त पर काम करना, 15 अगस्त की चार्टर पर काम करना चालू करो। भारत के 30.5 करोड़ SC/ST के बिहाफ पर और कुछ अंश तक DTNT के बिहाफ पर और ओबीसी और माइनॉरिटीज को भी जोड़ा है, लेकिन एक्सक्लूसिवली ओबीसी और माइनॉरिटीज का उसमें मैंने इवोक नहीं किया है, सेकंड पिटीशन में करूंगा। भारत के इतिहास में सबसे बड़ी पिटीशन किया, और पार्टी कौन है आपको मालूम है? पार्टी है पार्लियामेंट, पार्टी है पार्लियामेंट, पार्टी है स्टेट लेजिस्लेचर्स, पार्टी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पार्टी है स्टेट गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, पार्टी है ऑल्सो इनडायरेक्टली द जुडिशरी। भारत के इतिहास में मैंने पहली बार इंडियन हिस्ट्री में बाबा साहब अंबेडकर के बाद सबसे बड़ी पिटीशन इंडियन स्टेट को 15 अगस्त को की, और आपको उससे मजे की बात बता रहा हूं, आपको उससे मजे की बात बता रहा हूं कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने उसको एक्सेप्ट किया और भारत सरकार को नोटिस इशू कर दिया है कि 2 महीने के अंदर में इस पर आप आंसर दो। 30.5 करोड़ लोगों का ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, नहीं तो फिर जो है हमको जो आपको इंटरनेशनल लॉ में एक्शन लेना है वो हम लेंगे। भारत के इतिहास का पहला पिटीशन जिसमें मैंने पार्लियामेंट को पार्टी बनाई, गवर्नमेंट को पार्टी बनाई, और बड़ी विनम्रता से कह रहा हूं बिना कंटेम्प्ट के जुडिशरी को भी पार्टी बनाई। 27 अक्टूबर को नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने नोटिस इशू कर दिया है भारत सरकार को, और उससे घबरा के पार्लियामेंट ने दूसरा नोटिस इशू किया। मजे की बात देखिए, जब नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने नोटिस इशू किया तो पार्लियामेंट ने दूसरा नोटिस इशू किया भारत सरकार को कि भाई ये सीरियस इशू है, इसके ऊपर आप क्या एक्शन लेते ये बताइए और इसका रिप्लाई दीजिए, नहीं तो फिर जो है हमको कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। एक ही पिटीशन पर 2 नोटिस इशू हुई भारत के हिस्ट्री में, ऐसा मुझे लगता है शायद भारत के इतिहास में पहली बार हुआ। और ये व्यक्तिगत पिटीशन नहीं है, और मैं आज एडवोकेट लोगों के बीच में बैठा हूं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कई पिटीशन हमने की, क्या होता है मुझे मालूम है, मैं उस पर कुछ बोलूंगा नहीं, लेकिन मैं आज मेरी पार्लियामेंट को, मेरी जुडिशरी को और मेरी गवर्नमेंट को, इंडियन स्टेट से एक भारत के नागरिक होने के नाते विनम्र विनंती कर रहा हूं, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जो भारत के संविधान का प्रोविजन है और जो ह्यूमन राइट्स को आपने यूनाइटेड नेशंस में साइन किया है, उसको आप जल्दी जल्दी इंप्लीमेंट करो। अगर आप इसको जल्दी जल्दी इंप्लीमेंट नहीं करोगे तो अब आपका पाला विजय मानकर से पड़ा है, अंबेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया से पड़ा हुआ है, इस बात को ध्यान में रखो। आप ये मत सोचो कि हम ऑर्डर बोल के आपको डराएंगे, हम ऑर्डर से डरने वाले लोग नहीं है, हम भारत को ऑर्डर में लाने वाले लोग हैं, हम भारत को ऑर्डर में लाने वाले लोग हैं। आज भारत के अंदर में 2011 का जो सोशियो इकोनॉमिक का सेंसस डिक्लेयर हुआ, 2011 के अंदर में जातीय जनगणना हुई, एपीआई के वजह से ही हुई, वो अपने पिटीशन डाली थी एक सुप्रीम कोर्ट में 2011 में। उस समय कहा था कि आप पॉलिसी क्या बना रहे, प्लानिंग क्या बना रहे, अरे आपके पास तो डेटा नहीं है। जब आपके पास डेटा नहीं है तो आप प्लानिंग क्या बनाएंगे? नो डेटा नो प्लानिंग। तो उसके बाद में कास्ट सेंसस हुआ, 5 साल हो गए,
भारत सरकार ने प्राथमिक डेटा डिक्लेयर किया, अभी तक डेटा डिक्लेयर नहीं किया है। क्या चल रहा है देश में मैं बता रहा हूं आपको। क्या मोदी जी बताएंगे, क्या अमित शाह बताएंगे, और ये क्या आपके गडकरी बताएंगे यहां पर, जिनको वेट नहीं संभल रहा है अपना। अरे काली टोपी वालों, मैंने आपकी हाफ पैंट चेंज की, फुल पैंट पे लाया, अब मैं आपकी काली टोपी बदलने वाला हूं, आपकी काली टोपी बदलने वाला हूं। जिस दिन आपकी टोपी का कलर ठीक हो जाएगा, देश ठीक हो जाएगा। और मैं जानता हूं कि आपकी टोपी का कलर ठीक कैसे करना, लेकिन आपको नीली टोपी नहीं पहनाऊंगा अभी, पहले आपको सफेद टोपी पहनाऊंगा, उसके बाद और कोई टोपी होगी शेंद्री कलर की, वो पहनाऊंगा। और जब आपका दिमाग पूरे तरह ठीक हो जाएगा, तब शायद जाके आप नीली टोपी पहनने लायक हो जाओगे, ऐसा मुझे लगता है। आपका विचार करप्ट है, आपकी पार्टियां करप्ट है, आपका सिस्टम करप्ट है। इस देश में झूठ मत बोलो, विजय मानकर को सब मालूम है। मोदी जी, आपका फादर रेशम बाग में नहीं है, आपका फादर जो है भीम चौक के पहले इंदौरा में बैठता है ऑफिस में। अपने फादर को अच्छे से समझ लो। आप 2011 का डेटा डिक्लेयर नहीं किया। आपने संयुक्त राष्ट्र में इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स 1966 को साइन किया, इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑफ इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स 1966 को साइन किया, इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन 1965 को साइन किया, कन्वेंशन ऑफ एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन 1979 को साइन किया, कन्वेंशन ऑन चिल्ड्रन राइट्स ऑफ चिल्ड्रन 1989 को साइन किया, कन्वेंशन ऑन टॉर्चर 1984 को साइन किया, आईएलओ कन्वेंशन के 4 कन्वेंशन को साइन किए, 107वां कन्वेंशन साइन किया, यूएन डिक्लेरेशन 2007 का साइन किया, यूनाइटेड नेशंस के करप्शन के कन्वेंशन को 2003 में साइन किया, अभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को साइन किया। क्या भारत की पार्लियामेंट को, गवर्नमेंट को और जुडिशरी को यह मालूम है कि भारत राज्य ने, इंडिया ने जो ये इंटरनेशनल लॉ को साइन किया है, वो बाइंडिंग होने की वजह से आपको क्या क्या करने की जरूरत है? अभी आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को साइन किया, 17 गोल्स, 169 टारगेट। और मैं जानबूझ के डिटेल में बोलूंगा, संविधान का इश्यू है, आपकी तालियां लेने के लिए केवल पॉलिटिकल स्पीच नहीं करूंगा। जो नेता केवल आपकी तालियां ले रहे हैं लेकिन संविधान पर काम नहीं कर रहे हैं, चाहे वो जो भी पार्टियों के हो, वो आपके साथ सबसे बड़ा धोखा कर रहे हैं, नागरिकों के साथ। इस बात को ध्यान में रखो। इसलिए मैं आपको चीटिंग नहीं करूंगा, आपको सत्य बताऊंगा। ताली लेने के लिए कभी और किसी दिन ले लूंगा, ताली लेने के लिए मैं मोहताज नहीं हूं। अगर मेरा टेलीविजन पे चैनल बताया जाए और टीआरपी रिकॉर्ड कर लिया जाए तो अभी भी मैं दावे से कहता हूं कि मोदी जी से ज्यादा तालियां मेरे जो है वो भाषण पे मिले। तो इसलिए आज मैं आपको संविधान दिवस पर तालियों की बात नहीं करूंगा, वो बात करूंगा जो बाबा साहब अंबेडकर ने की है, वो बात करूंगा जिसके आधार पे बाबा साहब ने बदलाव लाया, वो बात करूंगा जो बात हमको बाबा साहब अंबेडकर ने करने को कही है। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। हमने, भारत ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को साइन किया पिछले साल। क्या टारगेट लिया? गरीबी समाप्त होना चाहिए, विषमता समाप्त होना चाहिए, महिलाओं के अधिकार होना चाहिए, उनका डेवलपमेंट होना चाहिए, आपका जितना गलत पैसा है वो बाहर निकलना चाहिए। सारी चीजों को हमने साइन किया। 1 साल हो गया, ये नीति आयोग, नीति आयोग, नीति आयोग, ये पाना गया, फिर गुजरात वाला, ये उर्जित पटेल, फिर गुजरात वाला, ये सब गुजरात के जितने दयानंद सरस्वती से लेके उर्जित पटेल तक, पानाग्रह तक, मोदी तक, ये जितने गुजरात से आए हुए हैं ना, ये सबसे बड़े फ्रॉड है देश के अंदर। पैसे को लेकर, सत्ता को लेकर ये किसी भी हद तक झूठ बोल सकते हैं। मैं हिस्ट्री को बोल रहा हूं, रियलिटी को बोल रहा हूं। ये पानाग्रह नीति आयोग नाम चेंज किया, योजना आयोग का नीति आयोग किया। क्या तीर मारा भैया? 1 साल हो गया, तुझे डेटा नहीं बनाया आप लोगों ने।
2011 का स्टैटिस्टिक्स डिक्लेयर नहीं किया। भारत के अंदर में आप कह रहे कि हमने ये जो नोटबंदी की है वो नोटबंदी इसलिए की कि हम आपका काला पैसा बाहर निकाल रहे हैं। पहली बात तो उसको काला मत बोलो, काला ये रेसिस्ट वर्ड है, ये सफेद लोगों की काली करतूत का पैसा है, सफेद लोगों की काली करतूत का पैसा है। जो लोग एसी में बैठे, शेयर मार्केट में बैठे, जो लोग ओहदों पर बैठे और जिन्होंने गलत काम किया, वो सफेद लोगों ने ये गलत काम किया, इलिसिट इकोनॉमी को क्रिएट किया और उसको आप ब्लैक इकोनॉमी बोल रहे हैं, यानी ब्लैक यानी काला, काला यानी गलत। ये रेसिस्ट वर्ड है, इसको काला पैसा बोलना जो है वो रेसिस्ट वर्ड है। इलीगल इकोनॉमी, इलिसिट इकोनॉमी। आप कहते कि हमने ये नोटबंदी की क्या बड़ा काम किया? आपने 17,77,000 लाख करोड़ रुपए का जो करेंसी था उसमें 14,30,000 करोड़ के 500 और 1000 रुपए की करेंसी को आपने लीगल टेंडर को कैंसिल किया। दुनिया के इतिहास में कहीं ऐसा नहीं हुआ कि किसी कंट्री ने आज कह दिया कि आज 12 बजे से कैंसिल होगा। ठीक है, आपने कैंसिल किया। आप कहते कि उसमें गलत पैसा हम वापस आएगा, कितना पैसा आएगा भाई कैलकुलेशन तो बताओ। आप कहते कि पैसे की कमी नहीं बैंकों में, आप ये तो बताओ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कितना नोट छापा है आपने, कितना बैंक में डाला है। अब ये 14,30,000 करोड़ का जो करेंसी है और उसको जो आपने कैंसिल किया, तो नया 2000 और 500 का कितना करेंसी आपने छापा आज तक, इसका डेटा डिक्लेयर करो। आरबीआई ने डिक्लेयर किया? नहीं किया। यही वो आरबीआई है जिसमें भारत के अंदर 750 लाख करोड़ रुपए का जो एनपीए और रिस्ट्रक्चर्ड लोन हुआ। मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूं अभी आपको, आप क्या इकोनॉमिक्स पढ़ाओगे? पार्लियामेंट के एमपी डर रहे होंगे, विजय मानकर नहीं डरेगा। आपको इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूं मैं। यही वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है जिसने दिसंबर 2015 तक 7.5 लाख करोड़ का देश के बड़े बड़े कंपनियों को और पूंजीपतियों को, जाति पूंजीपतियों को जो कर्जा दिया और कर्जा जो जिन्होंने डुबा दिया, उसके अंदर केवल 35,000 करोड़ की रिकवरी हुई, वो भी एपीआई की वजह से। अब ये बात मैं आपको बहुत ओपनली नहीं बोल सकता, लेकिन कुछ बातें आपको बोल रहा हूं क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को मैंने पूछा कि भाई ये जो एनपीए हो गया है, ये इसको रिकवर कौन करेगा, किसकी जिम्मेदारी है? तो आरबीआई कहता है कि हमको नहीं मालूम किसकी जिम्मेदारी है, ये वो आरबीआई है। मैंने उसको आरबीआई एक्ट 1934 कोट किया जो बाबा साहब के हिल्टनियन कमीशन के डिपोजिशन के बाद बना। प्रॉब्लम ऑफ रुपी के बाबा साहब के रिसर्च को रेफर करके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934 में बना। तो जब मैंने उसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो एक्ट है 1934 का, उसके सेक्शन जब बताए और ये कहा जल्दी बताओ किसकी जिम्मेदारी है, नहीं तो मैं आपको बताता हूं कि किसकी जिम्मेदारी है लोगों के पैसों का फ्रॉड करना। तो फिर कहता नहीं जिम्मेदारी हमारी है, हमने बैंक्स को कहा है भी रिकवर कर रहे हैं। 35,000 करोड़ रिकवर किया, फिर 8.5 लाख करोड़ एनपीए हो गए। आज वही एनपीए और रिस्ट्रक्चर्ड लोन के बैंक में फिर पैसा हम डाल रहे हैं। ये पैसा फिर उन्हीं लोगों को दिया जाएगा और ये पैसा फिर वो लोग लेकर भाग जाएंगे। मोदी जी कहते हैं कि भाई मेरा परिवार छोड़ दिया, मैंने परिवार छोड़ दिया, मैंने घर छोड़ दिया, मैंने परिवार छोड़ा। अरे मोदी जी, आपने ना घर छोड़ा है ना परिवार छोड़ा है, आपके बहुत जवाई लोग हो गए। एक जवाई है आपके ललित मोदी, दूसरे जवाई है माल्या। बहुत जवाई हो गए आप लोगों के, आपने कुछ नहीं छोड़ा, आपके वजह से भाग रहे वो देश के अंदर में। यही 8.5 लाख करोड़ रुपया जिन्होंने डुबाया, उन्हीं लोगों को फिर लोन देने की तैयारी हो रही है और कह रहे हैं कि भाई इससे महंगाई कम होगी, इससे कॉमन व्यक्ति को पैसा मिलेगा। अच्छा, ये बात, आपके हाथ में कितना पैसा वापस आएगा इस एक्सरसाइज से? ये कोई संघ शाखा है, कोई भी उठाओ डंडा उठा के गया हाफ पैंट डाल के, और जैसी खुली सुबह हवा आती है वैसा आपको अच्छी हवा आएगी और पैसा रिकवरी होगी। अरे भैया, ये कोई संघ शाखा की कसरत नहीं है। 1.5 लाख करोड़ आपके हाथ में आएगा, 1.5 लाख करोड़ का तो आपका जीडीपी का लॉस हो जाएगा। 20,000 करोड़ से ज्यादा नोट छापने में, एटीएम बदलने में आपको लगेंगे। 4 लाख के ऊपर जॉब्स चले गए। किसान जो है उसका
जो है अगर अनाज बाहर नहीं आता है तो वो भूखे मरेगा। और आप फिर भी देश के अंदर में जो एक्चुअल पैसा है उसको टच नहीं करना चाह रहे। क्या आपको मालूम नहीं है वो पैसा किधर है? मैं बता दूं आपको किधर पैसा है। क्या जेटली को अब मेरे से इकोनॉमिक्स में लेसन लेना पड़ेगा? उसको लगता है कि मैं बहुत बोल सकता हूं जेटली को पार्लियामेंट के अंदर। अरे भैया कुछ दिन रुक जा, अगर मैं आ गया ना तो भाग जाएगा पार्लियामेंट से, ध्यान में रखना। अभी विजय मानकर की इंग्लिश सुना नहीं है तुम लोगों ने, आप लोगों के लिए हिंदी में बोल रहा हूं, कधी कधी मराठीत सुद्धा बोलावं लागतो, कारण त्याच्याशिवाय तुम्हाला पंच भेटत नाही। पंच मजा नहीं आया, इसलिए मैं इंग्लिश नहीं बोल रहा हूं आप लोगों के आगे। और ये काली टोपी वालों, एरियल एंटीना वालों, खुद को बहुत इंटेलिजेंट मत समझो। तुम्हारे सारे के सारे जितने लीडर्स थे सावरकर से लेके अभी तक, ये सारे एक नंबर के निकम्मे, उनका जो है वो मेंटली अनफिट है एक्चुअली देश में। आप लोग मेंटली अनफिट हो सावरकर से लेके। मैं आपको बताता हूं, अगर इंटेलेक्चुअल कोई हुआ है देश के अंदर में और दुनिया में तो वो एक ही व्यक्ति हुआ है और वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। और हम बाबा साहब की संतान है। हमको मालूम है कि राइट्स को, डिग्निटी को, डेवलपमेंट को कैसे मिलाया जाता है। देश के अंदर में पार्लियामेंट में रिपोर्ट पड़ी है। क्या आपको नहीं मालूम कि कितना पैसा कहां पर है? क्यों नहीं निकाल रहे आप उसको? 1% लोगों के पास पैसा है, 1 करोड़ 30 लाख लोगों के पास, उसमें भी 13 लाख लोगों के पास पैसा है। मैं आपको फिगर बताता हूं, 94 लाख करोड़ रुपया स्विस बैंक में है। 94 लाख करोड़ रुपया 2011 में स्विस बैंक एसोसिएशन ने खुद रिपोर्ट दिया और ये कहा कि हमारे बैंक में 94 लाख करोड़ रुपया है। अरे आप ये क्या 1.5 लाख करोड़ के लिए नोट के लिए आप लोगों को लाइन में खड़ा कर दिया है? 94 लाख करोड़ रुपया स्विस बैंक में आपका। उसके बाद लाइचेस्टन, जर्मनी, कैनरी आइलैंड्स, मॉरिशस, हांगकांग, सिंगापुर, कितना बताओ आपको टैक्स हेवेंस में आपने कहां पैसा रखा हुआ है? क्या आप बेवकूफ समझ रहे हो क्या? मोदी क्या बेवकूफ समझ रहा है क्या लोगों को? ये 94 लाख करोड़ रुपया है और भारत में 84 लाख करोड़ रुपया है। 22.2% वर्ल्ड बैंक ने कहा, 22.7% 2010 में फिर वर्ल्ड बैंक ने कहा। भारत के अर्थशास्त्री अरुण कुमार, जिन्होंने सबसे पहले भारत में इस इलिसिट इकोनॉमी, इलीगल इकोनॉमी पर रिसर्च किया, उन्होंने आंकड़ा दिया। उनका आंकड़ा 60% ऑफ द जीडीपी, 30 लाख करोड़ से 84 लाख करोड़ रुपया का जीडीपी है, का इलिसिट इकोनॉमी है। 150 लाख करोड़ का जीडीपी हो गया। 84 लाख करोड़ और 94 लाख करोड़ को अगर आप जोड़ दिया जाए तो जितना भारत का जीडीपी है 150 लाख करोड़ का, उससे ज्यादा ये पैसा है, उससे ज्यादा ये पैसा है। मंदिरों में 100 लाख करोड़ है। मैं आपसे कह रहा हूं, जब SC/ST के डेवलपमेंट की बात होती है, ओबीसी के डेवलपमेंट की बात होती है, अरे ओबीसी का तो बजट में हेड नहीं है, हेड ही नहीं बनाया। हेड ओबीसी का बजट में देश की 50% आबादी ओबीसी। मेरे भाई बहनों से मैं कहना चाहता हूं, ये राष्ट्रीय बजट में हेड नहीं है ओबीसी। ओबीसी आर हेडलेस बिकॉज दे आर फादरलेस। ओबीसी आर हेडलेस because they do not know who is their original father. Because they do not know who is their original father. अरे 16(4) कलम उठा के देखो, 340 जो है आपकी कलम, जिसको मराठी में बोलते हो, अनुच्छेद हिंदी में बोलते हो, आर्टिकल इंग्लिश में बोलते हो, उसको उठाकर देखो और 21 फरवरी 1948 के पहले का ड्राफ्ट उठाकर देखो। बाबा साहब अंबेडकर ने 16(4) और 340 को इनकॉर्पोरेट किया। भारत का नागरिक और ओबीसी अगर किसी ने बनाया होगा तो वो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने बनाया। इस हिस्ट्री को उठाकर देखो। पर ओबीसी का बजट में हेड नहीं बनाया। अब मैं कोशिश कर रहा हूं इस साल,
मैं राष्ट्रीय बजट में ओबीसी का सेपरेट प्लान बनाने का सबसे बड़ा कोशिश कर रहा हूं, इस साल कर रहा हूं। माइनॉरिटीज को पैसा नहीं देते, 16.5 करोड़ हमारे मुस्लिम्स हो गए, बुद्धिस्ट और बाकी जैन्स और क्रिश्चियंस को मिलाओ तो 18.5%, 1% पैसा नहीं, ओबीसी को आधा प्रतिशत पैसा नहीं, SC ST को 3% पैसा नहीं, और जितना जीडीपी नहीं उससे ज्यादा पैसा खुद के जेब में डाल दिया ब्राह्मण बनियाओं ने। ये जो है तथाकथित त्रैवर्णिक लोगों ने खुद के जेब में डाला, और जब भी बात होती है हमारे डेवलपमेंट की तो कहते बजट नहीं है। अभी मैं तुम्हारा बजट ठीक करता हूं। अब मोदी जी आपने काम चालू किया, मेरे चार्टर के वजह से किया, मुझे मालूम है, जल्दी जल्दी करो। ये 150 लाख करोड़ रुपए का पैसा निकालो और उसमें का 25% तो SC ST को दो, 18% माइनॉरिटी को दो, और बचा हुआ 30-35% जो भी है वो ओबीसी को पैसा दो। सब शिक्षा, शासन, रोजगार, स्वास्थ्य, आवास, संपत्ति ये करो, और 2 साल 3 साल 4 साल में ऐसा प्लानिंग अगर किया जाए तो मैं दावे से कहता हूं कि भारत से गरीबी और विषमता समाप्त हो सकती है। ये करना पड़ेगा। भारत का पार्लियामेंट भारत के संविधान में ह्यूमन राइट्स को नहीं ला रहा है। भारत का पार्लियामेंट ह्यूमन राइट्स लॉ को जो एनेक्ट किया, इससे ज्यादा ह्यूमन राइट्स का मजाक 1993 के एक्ट से बड़ा कुछ ही नहीं हो सकता। मैं पार्लियामेंट के लॉ के ऊपर बोल रहा हूं। भारत की सरकार भारत के इस पैसे को बाहर नहीं निकाल रही है। भारत के अंदर में इक्वालिटी प्लानिंग, जेंडर प्लानिंग एंड ह्यूमन राइट्स प्लानिंग, ये 3 प्लान बनने चाहिए अगर भारत के लोगों के जीवन को सुधारना है। ह्यूमन राइट्स प्लान, इक्वालिटी प्लान एंड जेंडर प्लान, ये प्लान को बनाने के लिए देश की सरकार तैयार नहीं है। और बड़े दुख से कहना पड़ रहा है, रिस्पेक्ट के साथ, कि हमारी जुडिशरी जब इंटरप्रिटेशन करती है तो 2 जजेस कभी कुछ और कहते हैं और 5 जजेस कुछ और कहते हैं, बाद में 3 जजेस और कुछ और कहते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब आप पे आपत्ति आएगी, आप कुछ मत करो, मैं आपको बचाने वाला हूं। अरे कृष्ण, तू क्या लेके आया था तो क्या लेकर जाएगा? तू कब पैदा हुआ तो मरेगा, तू जन्मा ही कब था जब मरेगा। आत्मा पैदा जो है वो कभी मरती नहीं है। कौन तेरा अपना है, कौन पराया है? ऐसा जो बड़ा फिलोसॉफिकल डायलेमा गीता के अंदर में हो गया, वैसा डायलेमा कभी कभी जुडिशरी के डिसीजंस को पढ़ने के बाद नजर आता है। मैं भारत के जजेस को एडवाइस करूंगा, ह्यूमन राइट्स को पढ़िए आप। मैं एडवाइस कर रहा हूं जजेस को, और आप ये मत बोलिए कि हमको संविधान ज्यादा अच्छा समझता है। कृपया करके विनंती करके बोल रहा हूं जजेस लोगों को, जजेस लोग, मेरी रिस्पेक्ट से विनंती है कि आप ह्यूमन राइट्स को पढ़िए, और कॉन्स्टिट्यूशन को तो आपने बहुत पढ़ा है, ह्यूमन राइट्स को भी पढ़िए, और फिर ऑर्डर लिखिए। आपके ऑर्डर सुधर जाएंगे। और ये जो है, आपको जो है बार बार ये जो इंटरप्रिटेशन, मिस इंटरप्रिटेशन होता है, ये करने की इतनी जरूरत नहीं रही। तो साथियों, बाबा साहब अंबेडकर ने हमें कॉन्स्टिट्यूशन दिया। बाबा साहब अंबेडकर उसमें ह्यूमन राइट्स लाना चाहते थे, सिर्फ ये वर्डिंग उसमें एब्सेंट था। अब भारत के अंदर में किस तरह के परिवर्तन की जरूरत है? यह कार्यक्रम कोई स्पीच का कार्यक्रम नहीं है, यह केवल कोई सेलिब्रेशन का कार्यक्रम नहीं है। यह भारत में अधिकार, गरिमा और डेवलपमेंट का कार्यक्रम और आंदोलन है। दुनिया में एक्चुअल जो भी आंदोलन होता है, वो आंदोलन 3 ही चीजों के लिए होता है। एक होता है राइट्स के लिए, अधिकारों के लिए, दूसरा होता है डिग्निटी यानी गरिमा के लिए, और तीसरा होता है डेवलपमेंट के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए। आंदोलन की फिलॉसफी कुछ हो सकती है, आंदोलन की टर्मिनोलॉजी कुछ हो सकती है, लेकिन आम्बेडकरिज्म से हमने यही सीखा है कि आंदोलन 3 ही चीजों के लिए होता है, राइट्स, डिग्निटी एंड डेवलपमेंट। और ये तीनों चीजें कॉन्स्टिट्यूशन और इंटरनेशनल लॉ से गारंटीड होती है। अभी भारत में किस तरह के बदलाव लाने की जरूरत है, भारत में क्या करने की जरूरत है? और ये बात तो मैं समझता हूं
कि सभी भारतीयों को समझना होगा। जो पॉलिटिकल पार्टीज या जो संस्थाएं आज कॉन्स्टिट्यूशन डे पर इस बात को नहीं बोल रही है, मैं समझता हूं कि उनको कॉन्स्टिट्यूशन जाके फिर से रीरीड करने की जरूरत है। उनको ह्यूमन राइट्स फिर से जाके रीरीड करने की जरूरत है। भारत में ये जो विषमता है, ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, भारत की अगर कोई रियलिटी है तो वो एक ही रियलिटी है। क्या रियलिटी है? कि इंडियन सोसाइटी इज रिडन विथ कास्ट एंड डिस्क्रिमिनेशन। इंडियन सोसाइटी इज रिडन विथ कास्ट एंड डिस्क्रिमिनेशन। भारत का समाज ये जाति और भेदभाव से ग्रसित है, और अगर इस डिस्क्रिमिनेशन को समाप्त करना है और फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन फंडामेंटल राइट्स, जिन्होंने राइट्स की फिलॉसफी को पढ़ा है, राइट्स के डेवलपमेंट को पढ़ा है, वो लोग इस बात को जानते हैं। नेचुरल राइट्स, बर्थ राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, ह्यूमन राइट्स। अगेन रिपीटिंग, नेचुरल राइट्स, बर्थ राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, ह्यूमन राइट्स। दिस इज द डेवलपमेंट ऑफ राइट्स। मैग्ना कार्टा के पहले, 2015 के पहले, जून 2015 के पहले, जब मैग्ना कार्टा आया ब्रिटेन में, उसके बाद जो राइट्स की थ्योरी आई, ऐसा माना गया कि बर्थ राइट होने चाहिए, नेचुरल राइट होने चाहिए। उसके बाद जब नेशन स्टेट्स बने, कॉन्स्टिट्यूशन बने, तो नागरिकों को अधिकार होने चाहिए, सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स होने चाहिए, और वो अधिकार वो अपने स्टेट के अगेंस्ट में क्लेम कर सकते। ये थ्योरी आई, कॉन्स्टिट्यूशन में सेटल हुआ। 1948 के बाद, 1966 के बाद इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स 1966 में जब पूरे दुनिया ने अडॉप्ट किया, उसके बाद तीसरा डेवलपमेंट हुआ राइट्स के एरा में, ह्यूमन राइट्स। फंडामेंटल राइट केवल नागरिकों को अवेलेबल होते हैं, लोगों को नहीं होते। एक फॉरेन का नागरिक अगर भारत में आए, उसको फंडामेंटल राइट अवेलेबल नहीं है। फंडामेंटल राइट ये केवल राज्य यानी गवर्नमेंट के खिलाफ या पार्लियामेंट के खिलाफ ही आप क्लेम कर सकते हैं, लेकिन ह्यूमन राइट्स नागरिकों को भी गारंटीड होते हैं और सारे लोगों को गारंटीड होते हैं। और ह्यूमन राइट्स केवल स्टेट यानी पार्लियामेंट, गवर्नमेंट और जुडिशरी पर ही एप्लीकेबल नहीं है, वो प्राइवेट सेक्टर, एसोसिएशन, ट्रस्ट और यहां तक कि वकीलों पर भी लागू होते हैं, प्राइवेट प्रैक्टिसेस में। तो राइट्स की थ्योरी में फंडामेंटल राइट्स से आगे ह्यूमन राइट्स का डेवलपमेंट हुआ है दुनिया में, और दुनिया के 102 देशों ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ह्यूमन राइट्स को लाया। भारत ने इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स को साइन किया। अभी भारत में संवैधानिक अमेंडमेंट की जरूरत है। भारत के संविधान में वो करने की जरूरत है जो बाबा साहब अंबेडकर ओरिजिनली करना चाहते थे 47 में। भारत के संविधान को एक्सपांड करना होगा, भारत के संविधान का विस्तार करना होगा, और भारत के संविधान को विस्तार करके भारत के संविधान के पार्ट 3 में ह्यूमन राइट्स लाना होगा। सेकंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन ह्यूमन राइट्स को लाना होगा, तभी जाकर हमें जो है हमारा डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ रेमेडी मिलेगी। कैसे रेमेडी मिलेगी, मैं आपको छोटा छोटा उदाहरण देता हूं। मजे की बात देखिए, मैंने आपको कहा कि मैं अपने पार्लियामेंट को पिटीशन नहीं कर सकता, मैं अपने जुडिशरी के खिलाफ पिटीशन नहीं कर सकता। दिस इज द प्रेजेंट पोजीशन। दूसरा उदाहरण बताओ, अगर कलेक्टर मुझे राशन कार्ड नहीं दे रहा है तो मैं उसको पिटीशन नहीं कर सकता। मैं एप्लीकेशन दे सकता हूं लेकिन मैं पिटीशन नहीं कर सकता। लेकिन अगर मुझे कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में मैं पिटीशन कर सकता हूं, और सेक्शन 8 और शेड्यूल 24 के अंदर, सेक्शन 24 के अंदर जितनी इंफॉर्मेशन क्लासिफाइड है उसको छोड़कर सारी इंफॉर्मेशन देना, यह हर अथॉरिटी को बाइंडिंग है। यानी राष्ट्रपति कार्यालय मुझे इंफॉर्मेशन देगा, प्रधानमंत्री कार्यालय इंफॉर्मेशन देगा, पार्लियामेंट मुझे इंफॉर्मेशन देगा,
मजे की बात बोल रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट को भी मुझे इंफॉर्मेशन देने का जो है वो कंपल्शन है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में। अगर किसी ने यूज नहीं किया होगा तो कर लेना, लेकिन कंटेम्प्ट को बचा के करना, दैट इज एन एक्ट। पर सुप्रीम कोर्ट से भी इंफॉर्मेशन ले सकता हूं मैंने लिया है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। आपको डर लगता है काले कोट से, मुझे डर नहीं लगता क्योंकि मैं ब्लू कोट पहन लिया हूं। ये ब्लू कोट वाले ऐसे ब्लू टाई वाले वो किसी को नहीं डरते। ये ब्लू कोट, ब्लू टाई, ब्लू टोपी और ब्लू फ्लैग, यही है दुनिया में जो इंसानियत को लिबरेट करेगा। इसके आगे सारे फ्लैग पीके, इसलिए हमको डर नहीं लगता। और अगर आपको डर लग रहा हो तो सॉरी, थोड़ा हॉस्पिटल में जाके चेक कराना पड़ेगा, तबीयत ठीक है कि नहीं है इसके लिए। तो अगर मुझे राइट टू इंफॉर्मेशन में मैं इंफॉर्मेशन ले सकता हूं, लेकिन कलेक्टर के आगे पिटीशन नहीं कर सकता। वाई? मैं अपनी पार्लियामेंट को अथॉरिटेटिवली पिटीशन नहीं कर सकता। वाई? क्योंकि सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स में राइट टू पिटीशन, जो बड़ा सिविल एंड पॉलिटिकल राइट है, जो ह्यूमन राइट्स में है, वो हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में इन्होंने साइन करने के बावजूद नहीं लाया। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अभी लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, आपके जानकारी के लिए मैं बता रहा हूं, जस्टिस शाह उसके चेयरमैन है। मैं कभी कभी एडवोकेट्स के बीच में आता हूं तो ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ में चले जाता हूं, मैं थोड़ा सा अनऑफिशियल एडवोकेट हो जाता हूं कभी कभी। जस्टिस शाह लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के अभी चेयरमैन है। आप लोगों की जानकारी में पता होना चाहिए कि अभी लॉ कमीशन ऑफ इंडिया भारत के तमाम लॉस का रिव्यू कर रहा है कि इन लॉस में क्या अमेंडमेंट लाने की जरूरत है, ये लॉस में कौन से लॉस को रिपील करना पड़ेगा, कौन से लॉस को अमेंड करना पड़ेगा। अब मजे की बात देखिए, क्या इस लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के कमेटी में, जो लोग ध्यान नहीं दे रहे वो लोग ध्यान दीजिए, क्या इस कमेटी में महिलाएं हैं? क्या इस कमेटी में एससी, एसटी, ओबीसी, मुस्लिम माइनॉरिटीज के मेंबर्स हैं? मैं जवाब दूंगा नहीं, जितने होना चाहिए नहीं। पॉइंट नंबर 1, क्या नतीजा होगा मैं बताता हूं आपको। नतीजा यह होगा कि जब लॉ का वेरिफिकेशन होते रहेगा और लॉ कमीशन की रिपोर्ट आएगी, और जब वो रिपोर्ट पार्लियामेंट में आएगी और हम कहेंगे कि देखो हमारे देश में डेमोक्रेसी है, हमारे देश में डेमोक्रेसी है, पार्लियामेंट में आएगी, तब वो बिल को रिपील करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया जाएगा। लॉस को अमेंड करने के लिए बिल टेबल किया जाएगा। यह प्रक्रिया तक भारत के लोगों को यह मालूम ही नहीं है कि देश में कौन से कानून बदलने वाले हैं, कौन से खत्म होने वाले हैं, कौन से कानून अमेंड होने वाले हैं। अब जब पार्लियामेंट में बिल टेबल होगा तो हमारी पॉलिटिकल सिस्टम, इलेक्टोरल सिस्टम ने 10th शेड्यूल जो राजीव गांधी के पीरियड में आया, उसमें विप सिस्टम में विप इशू की जाएगी। क्या विप इशू की जाएगी? हर पार्टी विप इशू करेगी, कांग्रेस करेगी, बीजेपी करेगी और बाकी सो कॉल्ड पार्टियां भी करेगी। विप इशू करेगी कि ये बिल पे ऐसा वोटिंग करो। अब भारत के 125 करोड़ नागरिकों ने इनको चुन कर दिया। भारत के 125 करोड़ नागरिकों को आज तक नहीं मालूम कि भारत के कौन से कानून बदले जाने वाले हैं। जब ये पार्लियामेंट में आएगा तो लोगों को बताने के पहले विप इशू किया जाएगा, उस पे नॉमिनल चर्चा होगी, पार्लियामेंट में हो हल्ला होगा और विप सिस्टम में वोटिंग किया जाएगा और लॉ समाप्त हो जाएंगे, ना लॉ अमेंड हो जाएंगे। उसके बाद हमारे ऊपर परिणाम आएगा। कैसा परिणाम आएगा? 2 बताता हूं। राइट टू एजुकेशन एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट में अधिकार तो दे दिया 4 किलोमीटर में एडमिशन देना है,
पर अगर कोई स्कूल एडमिशन नहीं दे रही है तो उस पर कितना फाइन लगना चाहिए, क्या पनिशमेंट होना चाहिए, इसका प्रोविजन ही लॉ में नहीं। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 आदिवासियों को जंगलों के माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का अधिकार दे दिया और कहा कि अगर ये अधिकार आपको गारंटीड नहीं हो रहे तो आप एक अपनी बात को, फरियाद को जो है वो वहां ऑफिसर को दे सकते हो। लेकिन अगर वो ऑफिसर वो राइट्स उसको गारंटीड नहीं कर रहा है तो वो ऑफिसर के ऊपर कितना फाइन, 1000 रुपया का। अब आदिवासियों का लाखों रुपए का नुकसान हो सकता है। अभी गढ़चिरौली की न्यूज आई कि गढ़चिरौली में आदिवासियों ने बैम्बू से लाखों रुपया कमाया, बैम्बू से केवल लाखों रुपया बैम्बू से आदिवासियों ने। क्यों? फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006। पहले आप टच नहीं कर सकते थे, केस बनती थी, अभी आपको अधिकार मिल गया, आप काट सकते हो, बेच सकते हो। लाखों रुपया गढ़चिरौली में, ज्यादा दूर नहीं जा रहा हूं, महाराष्ट्र में हूं, सुन रहे होंगे। मैं हाईकोर्ट की अदालत से जनता की अदालत में यह केस लेके आया हूं। इसलिए जो लोग सुन रहे होंगे बैठ के कि उनको कॉन्स्टिट्यूशन हमसे ज्यादा आता है, तो जजेस लोगों से फिर विनती कर रहा हूं, कॉन्स्टिट्यूशन जाके फिर से पढ़ो कृपा करके। और अगर आपको लगता है कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन ज्यादा समझता है, लॉ ज्यादा समझता है, तो जुडिशियल कंडक्ट को छोड़ो, एक बार नेशनल सेमिनार में हमारे साथ डिसेंट जो है डिबेट में आओ। जजेस लोगों को कह रहा हूं, फिर कह रहा हूं, चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं, जजेस लोगों को कह रहा हूं कि एक बार कंडक्ट को छोड़िए, हम आपका बिल्कुल रिस्पेक्ट रखेंगे, एक बार नेशनल डिबेट में, सेमिनार में हमारे साथ डिस्कशन कीजिए। रिपेरेशन, आज भारत के लॉ के किसी भी लॉ में, इंक्लूडिंग द लॉ ऑफ टॉर्स, देयर इज नो वर्ड रिपेरेशन। कैसे ह्यूमन राइट्स लॉ कहता है? ह्यूमन राइट्स लॉ, अगर एट्रोसिटी हुई, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हुआ तो जेल तो जाना ही है, जेल तो क्रिमिनल लाइबिलिटी है। बट व्हाट इज द सिविल लाइबिलिटी? देयर आर टू लाइबिलिटीज इन लॉ, सिविल लाइबिलिटी एंड क्रिमिनल लाइबिलिटी। Our civil liability of law is very weak in Indian law because our parliament and our legislatures are not paying proper attention to all these things. Human rights law कैलकुलेशन करता है कि ये मार दिया, इसको इतना मटेरियल लॉस हुआ, इतना मेंटल लॉस हुआ, कैलकुलेशन निकालता है। हाँ, कितने का लॉस हुआ? 1 करोड़ रुपए का। मारा किसने? इसने। ठीक है, इसके पास कितनी प्रॉपर्टी है? 1 करोड़ में 50 लाख, 50 लाख ये देगा, बचा कितना? 50 लाख, वो बजट से मिलेगा। ये ह्यूमन राइट्स का कैलकुलेशन है, ये ह्यूमन राइट्स का कैलकुलेशन है। आज तो मजा हो रही है, जो लोग डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं वही कह रहे हैं एट्रोसिटी को समाप्त करो। जो लोग हजारों साल से डिस्क्रिमिनेशन करते आए हैं, जो गांव में महिलाओं की इज्जत लूटे पाटिलगिरी करके, पाटिल का घोड़ा का तान आला पाटिलच्या घोड्याला, और वो पाटिल के घोड़े को तान आया और एट्रोसिटी करता है, डिस्क्रिमिनेशन कहता है। वो कह रहा है एट्रोसिटीज एक्ट को चेंज करो। एक क्रिमिनल कह रहे हैं कि ये पुलिस के वजह से, कोर्ट के वजह से मुझे क्राइम करने को नहीं मिल रहा है, पुलिस को हटाओ, कोर्ट को हटाओ, मुझे ओपनली कास्ट डिस्क्रिमिनेशन करने दो। शरद पवार और वो कौन, संभाजी भोसले, राजे नहीं, राजे गेले। आर्टिकल 18 ने राजा महाराजाओं को खत्म कर दिया, इसलिए संभाजी भोसले, संभाजी राजे नहीं, संभाजी भोसले और शरद पवार, अच्छे से सुन लो,
अभी तुमने 20-20 लाख के क्या निकालना था निकाल लिया, बहुत ड्रामा हो गया। ओपन थिएटर में बिना टिकट के सबने पिक्चर देख लिया। तुम्हारे बाप में दम होगा ना तो एट्रोसिटीज एक्ट को कैंसिल करके दिखाओ, विजय मानकर चले। ये शरद पवार को ओपनली चैलेंज कर रहा हूं, संभाजी भोसले को ओपनली चैलेंज कर रहा हूं, और अब नासिक में आ रहा हूं, फिर चैलेंज करूंगा आपको। तुम्हारे अंदर अगर दम होगा तो एट्रोसिटीज एक्ट को तुम कैंसिल करके दिखाओ, विजय मानकर एक तरफ और पूरे के पूरे जो एट्रोसिटी को कैंसिल करने वाले लोग हैं वो एक तरफ। मुझे क्रॉस करके जाना पड़ेगा। अब आप ये मत पूछो कि मैं एक भी मोर्चा निकाले बगैर कैसे बचाऊंगा। बाबा साहब ने मोर्चों से आंदोलन नहीं लाया, इंटेलिजेंस से आंदोलन लाया। मोर्चों से आंदोलन नहीं आता। मोर्चों से हमको लगता है कि परिवर्तन आ रहा है, लेकिन मोर्चों से परिवर्तन नहीं आता। रैली से एंटरटेनमेंट होता है, लेकिन एनलाइटनमेंट नहीं आता। अरे ये नौटंकी बंद करो। बाबा साहब अंबेडकर ने रेवोल्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन से लाया, बाबा साहब ने रेवोल्यूशन इंटेलिजेंस से लाया। आप कलम छोड़ के बैंड बाजा हाथ में मत पकड़ो। अब यहां शिवाजी महाराज के तलवार से परिवर्तन नहीं आएगा, बाबा साहब अंबेडकर के कलम से रेवोल्यूशन। तो इसलिए ह्यूमन राइट्स को संविधान में लाना होगा, ह्यूमन राइट्स को संविधान में लाना होगा। और भारत में जितना कानून बन रहा है, जितनी नीति बन रही है, वो बनने से लेके लागू होने तक भारत की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज और सिविल सोसाइटी एनजीओ और भारत के नागरिक, इनका उसमें पार्टिसिपेशन होना चाहिए, इनमें उनका पार्टिसिपेशन होना चाहिए। ये ह्यूमन राइट्स लॉ के लॉ और पॉलिसी बनाने का तरीका है। आप ये नहीं करो कि हमने कमेटी बनाई और कमेटी में बहुत होशियार लोग थे और बाद में कमेटी ने ये रिकमेंडेशन दिया और अब कमेटी पार्लियामेंट में आ गया, पार्लियामेंट में व्हिप इश्यू कर दिया और वोटिंग कर दिया। सरकार ने बजट बनाया, किसी को नहीं पूछा बजट में क्या दिया नहीं दिया, और बाद में लोग यहां चिल्ला रहे, मोर्चा निकाल रहे, आंदोलन कर रहे। हर साल तैयारी चल रही, आमची मागणी पूर्ण करना, आमची मागणी पूरी करा, आमची मागणी पूर्ण करा। मागणी काही पूर्ण होत नाही। का मागणी पूर्ण होत नाही? बिकॉज देर इज नो फेअर प्रोसिजर ऑफ रूल ऑफ लॉ। देर इज नो फेअर प्रोसिजर ऑफ रूल ऑफ लॉ। ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ। ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ। ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ। इससे दुनिया ठीक हुई है, शिवाजी महाराज के तलवार से नहीं हुई और आपके हिंदू राष्ट्र के स्लोगन से भी नहीं हुई है। इस बात को समझो आप। तो इसलिए कानून बनने से, नीति बनने से, उसके लागू होने तक भारत के तमाम नागरिकों का उसमें पार्टिसिपेशन होना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज का, चाहे वो रूलिंग में हो चाहे अपोजिशन में हो, चाहे उसका एमपी हो या उसका एमएलए हो या ना हो, उसका रोल होना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात, भारत के सुप्रीम कोर्ट की 6 से 8 बेंचेस बनाना पड़ेगा। क्यों 6 से 8 बेंचेस बनाना पड़ेगा? अभी आप मजे की बात देखिए, किसी दिन दुबकाले में केरला एक्सप्रेस में बैठिए। एक काम कीजिए, कुछ मत कीजिए, केरला एक्सप्रेस में दुबकाले में नागपुर स्टेशन से आप चढ़िए और आपको ऐसा लगेगा, और वो आप स्लीपर क्लास में बैठिए, एसी में मत बैठिए कृपा करके। वो बेचारा केरला का आदमी, नागालैंड का आदमी 2 दिन नहाया नहीं, दिल्ली जा रहा है, क्या करेगा? ट्रेन में तो आपने बाथरूम नहीं लगाया, 2 दिन नहाए बगैर जा रहा है, तीसरे दिन दिल्ली पहुंचता है। किस लिए जा रहा है?
कोई सर्विस के लिए जा रहा है, रोजगार के लिए जा रहा है, ठीक है। कोई जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में अपनी फंडामेंटल राइट को सेफगार्ड करने के लिए। मजे की बात देखिए, राइट्स मेरे, अधिकार मेरे, उसको गारंटी करने के लिए मुझे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ रहा है। 3 दिन बिना नहाए 5 लाख रुपया देना पड़ रहा है एडवोकेट, और 10 साल बाद में डिसीजन आ रहा है। भारत के संविधान के आर्टिकल 130 में क्लियरली लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया राष्ट्रपति के साथ मिलकर अगर चाहे तो भारत के अन्य जगहों पर उसकी सीट हो सकती है। अरे भैया, आप चेन्नई में 2 जजेस क्यों नहीं बैठ सकते? आसाम में क्यों नहीं बैठ सकते? श्रीनगर में क्यों नहीं बैठ सकते? अहमदाबाद में क्यों नहीं बैठ सकते? आप इलाहाबाद में क्यों नहीं बैठ सकते? और नागपुर तो सेंटर है सबसे, यहां तो जरूर बैठो ही बैठो। अरे 2 जजेस सुप्रीम कोर्ट के अगर यहां बैठ जाएंगे और फटाफट केसेस डिस्पोज ऑफ होगी। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यू है, 5 जजेस का इश्यू है, तब जाएगा दिल्ली में केस। क्या दिक्कत है? व्हाई कैन नॉट यू सिट? कौन कहता है भारत में पैसा नहीं है? इंडिया इज नॉट ए पुअर कंट्री। भारत गरीब देश नहीं है। कौन कहता है भारत गरीब देश है? इंडिया इज अ रिच कंट्री विथ पुअर पीपल। इंडिया इज अ रिच कंट्री विथ पुअर पीपल। भारत में बहुत पैसा है, 90वें नंबर पर जीडीपी है दुनिया में हमारा। कौन कहता है भारत में पैसा नहीं है? इंडिया इज अ रिच कंट्री विथ पुअर पीपल। फटाफट बनाओ, बेंचेस बनाओ, 31 के जगह 50 करो जजेस को। हाई कोर्ट की और 2-2, 3-3 बेंचेस बनाओ। और ये क्या है? अमेरिका में 10 लाख लोगों पर 150 जजेस। भारत में 10 लाख लोगों पर 150 जजेस यूएस में। भारत में 10 लाख लोगों पर 12 जजेस। कुछ सुप्रीम कोर्ट और लॉ कमीशन का ही रिकमेंडेशन है 50 होने चाहिए। अरे भैया, बजट दो, जल्दी जल्दी करो। ह्यूमन राइट्स कोड सेक्शन 30 ऑफ द एक्ट 1993 में लिखा है हर जिले में बनना है, अभी तक नहीं बनाया। कब तक राह देखोगे? क्या अगले जन्म में हमारे को राइट्स देने वाले हो क्या आप? अभी हम आपको कोई रोकने वाले नहीं है, आपको रुकने नहीं देंगे। मानव अधिकार हर मानव को जन्मने से ही है। हम मानव बन के जन्मे हैं, इसलिए हमें मानव अधिकार है। ना वो अधिकार हमें किसी ने दिया है, ना वो अधिकार हमसे कोई छीन सकता है। ये ह्यूमन राइट्स का पोजीशन है। जल्दी जल्दी जुडिशरी में करो और रिजर्वेशन लाओ। आपको खुशी की बात बता रहा हूं, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज आर्टिकल 312 सब क्लास 3, उस दिन प्रधानमंत्री जी बोले दिल्ली हाई कोर्ट में कि नहीं, अब करना पड़ेगा रिजर्वेशन, SC ST OBC को लाना पड़ेगा। मोदी जी जल्दी जल्दी लाओ। मुझे मालूम है मेरे चार्टर की वजह से आपको करना पड़ रहा है। अंबेडकर राइट पार्टी ऑफ इंडिया के चार्टर ने यह बात कही है, लिखी हुई है, आप उठा के देख सकते, पब्लिश्ड है। आपको करना पड़ रहा है। अब डिस्ट्रिक्ट जजेस तक रिजर्वेशन आएगा, हम उसको लाएंगे। लेकिन इश्यू है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस में रिप्रेजेंटेशन आना चाहिए बहुजन समाज का, महिलाओं। ये हो गया जुडिशियल। दूसरा वो है पार्लियामेंट। पहले हम सुना करते थे, हम कभी मच्छी बाजार जाते थे। आप गए क्या मच्छी बाजार? मच्छी बाजार में जाते थे, बहुत आवाज आती थी हमारा पार्लियामेंट। अरे भैया, 750 लोग, 50 के ऊपर स्टैंडिंग और पार्लियामेंट्री कमेटी, 50 के ऊपर 10-12 MP एक स्टैंडिंग और पार्लियामेंट्री कमेटी को नहीं संभाल पा रहे। उसमें भी हमारे MP अब हमारे प्रतिनिधि है, हम उनको क्या बोलेंगे? चुन के तो हमें लोगों ने दिया है, तो जितना उनको आता है वो बेचारे कर रहे हैं। लेकिन भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसमें 22,28,000 पर एक MP है, 23,93,000 पर एक MLA है, ब्रिटेन में 90,000 पर एक MP है, अमेरिका में 4 लाख पर एक 6 लाख पर एक MP है, चाइना में 4 लाख पर एक प्रतिनिधि है। भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसमें 22,28,000 पर एक MP है। पर एक वोट अगर किसी को ज्यादा मिल जाए, हम कहते 1 मैन 1 वोट, 1 वोट 1 वैल्यू।
अंबानी के वोट की भी कीमत एक और आदिवासी के भी वोट की कीमत एक। गलत है, नहीं है। अगर किसी को 3 लाख वोट मिले लोकसभा में और दूसरे को 3 लाख 1 वोट मिल जाए तो 1 वोट वाला पार्लियामेंट जाता है, 3 लाख वाला घर बैठता है। इसका अर्थ ऐसा कि 1 वोट की कीमत 3 लाख वोट से ज्यादा हो गई। 3 लाख वोटर अप्रातिनिधिक हो गए। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, ऐसी व्यवस्था दुनिया में कहीं नहीं है, केवल बांग्लादेश में, ट्रिनिडेड टोबैगो और जमैका में है। यह फ्रॉड चुनावी व्यवस्था है। भारत के अंदर फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम फ्रॉड चुनावी व्यवस्था है। यह माइनॉरिटी गवर्नमेंट बनाती है। 1 वोट से 1 को घर बैठाती है, 1 को पार्लियामेंट भेजती है। कैंडिडेट पर सीलिंग लगाया, पार्टियों पर सीलिंग नहीं, पार्टियों पर सीलिंग नहीं। थर्ड पार्टी, मित्र मंडल, संस्थानों पर सीलिंग नहीं है। ये कैसा इलेक्शन है जहां गरीब इंसान को बजट से पैसा लड़ने के लिए नहीं, और जिसके पास में गलत पैसा है, काला पैसा है, उसको फ्री कर दिया कि आप जो पैसा लगा लो, इलेक्शन लड़ लो, आप पर कोई जो है वो बंदी नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास भारत के लोकसभा के कैंडिडेट्स के चुनाव का कंसोलिडेटेड हिसाब नहीं है। आज के तारीख में हिसाब नहीं है। मैं आपको अथॉरिटेटिवली बता रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मेरे पास में प्रूफ है, एविडेंसेस है इसके। कैसा ये इलेक्शन है? मीडिया में रेगुलेशन नहीं है, कभी आपको दिखाएगा नहीं। अभी यहां कोई नेशनल चैनल वाला नहीं आएगा, ये कोई लोकमत सकाळ वाले जितने भामटे हैं कोई नहीं आएगा। अभी भटाळलेले भामटे मीडिया के लोग सब गलत पैसे से उनका मीडिया चल रहा है, उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वहां वो नहीं छापेंगे। इलेक्शन में सीलिंग नहीं है, 1 वोट से आदमी जीत के जा रहा है, घर में बैठ रहा है। और वीपैट मशीन में सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो 1600 करोड़ रुपए अभी तक बजट में दिया नहीं। अभी हमने फाइट किया तब बजट में दिया, अभी 19 में वीपैट आएगा मशीन में, ज्यादातर मशीन में। ये कौन सी चुनावी व्यवस्था है? दुनिया में ऐसी चुनावी व्यवस्था कहीं नहीं है। इसलिए जब तक भारत में इलेक्टोरल चेंज नहीं आएगा, इलेक्टोरल सिस्टम चेंज नहीं होगा, तब तक भारत के लोगों के सही प्रतिनिधि नहीं जाएंगे। जब तक आप सही प्रतिनिधि लोगों के चुनकर नहीं जाएंगे, तब तक लॉ सही नहीं बनेगा, पॉलिसी सही नहीं बनेगी, ओवरसाइट सही नहीं होगा, इंप्लीमेंटेशन सही नहीं होगा, और तब तक भारत में डेमोक्रेसी रियलाइज नहीं हो सकती। इसलिए दूसरा बड़ा बदलाव इलेक्टोरल सिस्टम को बदलना होगा। तो 3 बातें मैंने कही। एक, संविधान में मानव अधिकार लाना होगा। एंटी डिस्क्रिमिनेशन एंड अफर्मेटिव एक्शन लॉ को जो है वो बनाना होगा। अफर्मेटिव एक्शन लॉ को जो है वो बनाना होगा। रिजर्वेशन एक्ट को बनाना होगा। और इसके साथ जो है अफर्मेटिव एक्शन लॉ और इसके साथ में जो है रिजर्वेशन लॉ को बनाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट की बेंचेस बनाना होगा। सुप्रीम कोर्ट को ह्यूमन राइट्स के इंटरप्रिटेशन के लिए हमको अकाउंटेबल बनाना पड़ेगा। और इसके साथ साथ जो है देश की इलेक्टोरल सिस्टम को चेंज करना होगा। जब ये होगा तब मैं समझता हूं कि भारत के अंदर में सही मायने में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का इंप्लीमेंटेशन होगा। तब जाके समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय और इसके साथ मानव की गरिमा साकार होगी। तब जाके भारत प्रबुद्ध भारत होगा, भारत ये महान देश होगा। मैं समझता हूं कि अब भारत के 125 करोड़ लोगों का वॉइस कोई दबा नहीं सकता। हमारे हाथ में सोशल मीडिया है, हमारे हाथ में आवाज जैसा चैनल है, लॉर्ड बुद्धा जैसा चैनल है। हम इसको गारंटी करेंगे कि पूरे देश में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और ह्यूमन राइट्स पर काम हो और इसका इंप्लीमेंटेशन हो। अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया इस बात को कर रही है और मैं आपको दावे से कहता हूं कि ये बदलाव हम भारत के अंदर में लाएंगे और वो दिन दूर नहीं कि जब अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया देश की सबसे बड़ी पार्टी होगी। ये बात कहते हुए जो है मैं अपनी बात को यही समाप्त कहता हूं।
Long live the Constitution, long live the people of India. Long live the Constitution, long live the people of India. Long live the human rights, long live the people of the world. Long live the human rights, long live the people of world. Jai Bhim, Jai Phule, Jai Prabhuddha Bharat, Jai Prabhuddha Vishwa.